यूपीएचईएस असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए शिक्षा के दार्शनिक आधार के मैराथन वीडियो पर ये आपका एक त्वरित सार है। अगर आप इस कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो शिक्षा शास्त्र के उम्मीदवारों के लिए तैयार की गई ये मास्टर क्लास सच में एक गेम चेंजर है, जो आपको बताएगी कि इस एग्जाम को आखिर कैसे और क्यों क्रैक करना है। पहला, इस एक ही मैराथन वीडियो में ना पूरी यूनिट 1 को कवर किया गया है और ये बिल्कुल स्पष्ट करता है कि दर्शन शास्त्र सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम का मुख्य आधार है। दूसरा, देखिए ये वीडियो खास तौर से यूपीएचईएस के कठिन पैटर्न को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहां आपसे सीधे सीधे सवाल पूछने के बजाय काफी गहरे और एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। और अंत में, इस क्लास का असली मकसद आपको चीजें रटाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको वो वैचारिक स्पष्टता देना है ताकि आप एग्जाम में सटीक और एनालिटिकल सोच के साथ एकदम तैयार रहें। आज की इस विश्लेषणात्मक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो है शिक्षा के दार्शनिक आधार, यानी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। हाँ, और हमारे पास जो आज सोर्स मटेरियल है ना, वो उन प्रेजेंटेशन स्लाइड्स पर आधारित है जो खासकर हायर एजुकेशन एग्जाम्स यानी यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए बनाई गई हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन सिर्फ किताबी परिभाषाओं को रटना नहीं है। हमारा मकसद है ये समझना कि शिक्षा के पीछे का क्यों और कैसे क्या है। ये विचार हमारे सीखने के तरीके को आखिर कैसे आकार देते हैं। देखिए, अक्सर लोग शिक्षा को सिर्फ एक बिल्डिंग, मतलब एक स्कूल या कॉलेज या किसी डिग्री तक सीमित मान लेते हैं, पर आज हम इस सोच को थोड़ा चैलेंज करेंगे। सही कहा। एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है कि क्या शिक्षा सिर्फ स्कूल तक सीमित है, या फिर ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक निरंतर दार्शनिक यात्रा है। आइए इसी सवाल से आज इस गहन चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये सवाल ही अपने आप में पूरी चर्चा का निचोड़ है। जब हम शिक्षा के मूल को समझने की कोशिश करते हैं ना, तो सबसे पहले शब्दों की जड़ में जाना पड़ता है। एटिमोलॉजी यानी शब्दोत्पत्ति जिसे कहते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। किसी भी कॉन्सेप्ट का असली अर्थ उस शब्द के बनने की प्रक्रिया में छुपा होता है। अगर पश्चिमी दुनिया की बात करें तो एजुकेशन शब्द रातों-रात नहीं बन गया। इसके पीछे लैटिन भाषा के कई शब्द हैं। जैसे कि एक शब्द हमारी स्लाइड्स में दिया है, एजुकाटम, जिसका मतलब है शिक्षण या प्रशिक्षण का कार्य। बिल्कुल। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का बाहरी प्रभाव है। मतलब मान लीजिए खाली बर्तन है और शिक्षक उसमें बाहर से ज्ञान डाल रहा है। ये बहुत ही पुरानी और संकुचित सोच है। पर फिर एक और लैटिन शब्द आता है, एजुकारे, जिसका अर्थ है पालन पोषण करना। ये सुनने में थोड़ा अलग लगता है। ये एजुकेरे वाला नजरिया बर्तन भरने जैसा बिल्कुल नहीं है। ये एक माली और पौधे के रिश्ते जैसा है। माली पौधे को खींचकर बड़ा नहीं करता ना। हाँ, वो तो बस खाद पानी देता है। सही कहा। माली सिर्फ एक सुरक्षित माहौल देता है और पौधा खुद विकसित होता है। लेकिन इन सब में जो सबसे क्रांतिकारी विचार निकल कर आता है वो एजुकेसेरे और ई+डूको से आता है। ई का मतलब है अंदर से और डूको का मतलब है बाहर की ओर ले जाना। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा कोई खाली स्लेट या खाली बर्तन नहीं है। उसके अंदर पहले से ही ज्ञान और शक्तियां मौजूद हैं। यानी एक शिक्षक का काम बस उन शक्तियों को बाहर लाना है, एक मूर्तिकार की तरह जो पत्थर में पहले से छिपी मूर्ति को बस बाहर निकालता है, उसके अनावश्यक हिस्सों को हटाकर। ये उपमा बहुत ही बढ़िया है। और दिलचस्प बात यह है कि पश्चिमी दुनिया का ये ई+डूको वाला विचार भारतीय दर्शन से बहुत गहराई से मेल खाता है। बिल्कुल खाता है। अगर भारतीय मूल को देखें तो हमारे यहाँ दो मुख्य शब्द हैं, एक है शिक्षा और दूसरा है विद्या। हाँ, और स्लाइड में बताया गया है कि शिक्षा शब्द संस्कृत की शस धातु से बना है, जिसका अर्थ है अनुशासन करना या खुद पर नियंत्रण करना। और विद्या शब्द विद धातु से आया है, जिसका सीधा सा अर्थ है जानना या सत्य का बोध होना। तो भारतीय दृष्टिकोण सिर्फ जानकारी इकट्ठा करने पर नहीं रुका, वो अनुशासन और आत्मनियंत्रण के जरिए सत्य को जानने पर जोर देता है। शायद इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा की इतनी सुंदर परिभाषा दी थी। हाँ, उन्होंने कहा था कि मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है। ये विचार मुझे निजी तौर पर बहुत पसंद है। पूर्णता पहले से ही इंसान के भीतर है, शिक्षा बस उस पर पड़ी धूल को हटाती है।
और इसी विचार को थोड़ा और व्यावहारिक रूप देते हुए महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि शिक्षा का अर्थ बच्चे के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास करना है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है, क्योंकि औपनिवेशिक दौर में शिक्षा का मतलब सिर्फ क्लर्क तैयार करना रह गया था। वहां गांधी जी याद दिला रहे थे कि एक इंसान सिर्फ दिमाग नहीं है। सही कहा, उसका शरीर, उसकी भावनाएं, उसकी आत्मा, इन सब का एक साथ विकास होना जरूरी है। वहीं पश्चिमी विचारक जॉन ड्यूई भी शिक्षा को अनुभवों का निरंतर पुनर्निर्माण मानते हैं। अनुभवों का पुनर्निर्माण यानी कल जो गलती की उसे कुछ सीखा और आज व्यवहार बदल गया, यही असली शिक्षा है। बिल्कुल। अगर इन सब बातों को मिला दें तो एक बात साफ हो जाती है कि शिक्षा के दो अर्थ हैं, एक संकुचित और एक व्यापक। संकुचित अर्थ में तो ये वही है जो हम आमतौर पर देखते हैं, एक फिक्स टाइम टेबल, एक सिलेबस, परीक्षा और एक डिग्री। लेकिन व्यापक अर्थ में तो शिक्षा कभी खत्म ही नहीं होती। हाँ, व्यापक अर्थ में जब कोई नई जगह जाता है, किसी अजनबी से बात करता है या कोई नया काम करते हुए असफल होता है तो वो शिक्षित हो रहा होता है। हर ठोकर एक शिक्षक है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर जीवन का हर अनुभव शिक्षा है तो हम ये कैसे तय करें कि कौन सा अनुभव सही है और कौन सा गलत? हमें किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? और यहीं पर दर्शन यानी फिलॉसफी की एंट्री होती है। अगर हम दर्शन शब्द को देखें तो पश्चिमी भाषा में ये ग्रीक शब्द फिलॉस यानी प्रेम और सोफिया यानी ज्ञान से बना है। ज्ञान के प्रति प्रेम। बिल्कुल। और भारतीय संदर्भ में दर्शन संस्कृत की दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है दिखना। उपनिषदों में स्पष्ट कहा गया है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा परम सत्य को देखा जा सके वही दर्शन है। हाँ। तो ये सिर्फ दुनिया को देखने का नजरिया नहीं है, बल्कि सत्य को पहचानने का एक उपकरण है। सही। अब सवाल आता है कि दर्शन और शिक्षा का आपस में क्या रिश्ता है? दार्शनिक जेम्स एस रॉस का एक मशहूर कथन है कि दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन एक आम इंसान के लिए शायद ये समझना थोड़ा मुश्किल हो कि सिक्के के दो पहलू कैसे? अगर दर्शन एक पहलू है तो शिक्षा दूसरा कैसे बन जाती है? इसे एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमें एक भव्य इमारत बनानी है। दर्शन उस इमारत का ब्लूप्रिंट या नक्शा है। यह तय करता है कि इमारत कैसी दिखेगी, उसकी नींव कितनी गहरी होगी और उसका मकसद क्या है। यानी दर्शन क्यों का उत्तर देता है। हाँ, और वही शिक्षा वो इंजीनियर और मजदूर है जो ईंट गारे से उस ब्लूप्रिंट को असलियत में बदलता है। शिक्षा कैसे का मार्ग दिखाती है। दर्शन विचार है तो शिक्षा उस विचार का एक्शन है। बिना ब्लूप्रिंट के इमारत बनाएंगे तो वो गिर जाएगी, और बिना ईंट गारे के ब्लूप्रिंट सिर्फ कागज का टुकड़ा रह जाएगा। इसका मतलब बिना दर्शन के शिक्षा दिशाहीन है और बिना शिक्षा के दर्शन केवल एक ख्याली पुलाव है। बिल्कुल। और दर्शन शिक्षा के लिए तीन बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है, परिकल्पनात्मक यानी स्पेक्युलेटिव, मानकीय यानी नॉर्मेटिव और विश्लेषणात्मक यानी एनालिटिक। सबसे पहले परिकल्पनात्मक कार्य को लेते हैं। इसका काम एक बड़ी तस्वीर देखना है, ये सोचना कि क्या हो सकता है। जैसे श्री अरोबिंदो ने समग्र शिक्षा या इंटीग्रल एजुकेशन की परिकल्पना की थी। उन्होंने सोचा कि क्या हम ऐसी शिक्षा बना सकते हैं जो सिर्फ नौकरी ना दे बल्कि मानव चेतना को एक उच्च स्तर पर ले जाए। ये एक दूरदर्शी फिल्म डायरेक्टर जैसा काम है जो एक पूरी नई दुनिया सोचता है। और दूसरा कार्य जो नॉर्मेटिव है वो शायद ये तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत। सही पकड़ा। मानकीय कार्य मूल्यों और लक्ष्य निर्धारित करता है। ये पूछता है कि क्या होना चाहिए, एक समाज को कैसे नागरिक चाहिए, क्या आज्ञाकारी लोग चाहिए या सवाल पूछने वाले स्वतंत्र विचारक। और तीसरा है विश्लेषणात्मक कार्य जो तार्किक है। ये हमारी भाषा और अवधारणाओं को स्पष्ट करता है कि जब हम स्वतंत्रता कहते हैं तो उसका मूल अर्थ क्या है। यानी एक एडिटर की तरह काम करता है जो भ्रम को दूर करता है। अब दर्शन के इन तीनों कामों के आधार पर इसकी तीन मुख्य शाखाएं बनती हैं, जहां से एग्जाम में बहुत सवाल आते हैं। हाँ, और यहाँ से चर्चा थोड़ी तकनीकी होती है पर काफी मजेदार है। पहली शाखा है तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। तत्व मीमांसा दर्शन की वो शाखा है जो वास्तविकता का अध्ययन करती है। ये ग्रीक शब्द मेटा यानी परे और फिजिका यानी प्रकृति से बना है। ये ऐसे बड़े सवाल पूछती है जो भौतिक विज्ञान की पकड़ से बाहर है। जैसे कि क्या ईश्वर है, ब्रह्मांड कैसे बना, जीवन का अंतिम सत्य क्या है। बिल्कुल।
और शिक्षा में इसका सबसे बड़ा रोल ये है कि ये शिक्षा के उद्देश्यों को तय करती है, यानी एम्स ऑफ एजुकेशन। तो अगर किसी स्कूल का फाउंडेशन मेटाफिजिक्स पर विचार कर रहा है तो वो असल में ये तय कर रहा है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, क्योंकि जो जीवन का लक्ष्य होगा वही तो शिक्षा का लक्ष्य होगा। इसे ऐसे देखिए, अगर एक दार्शनिक विचारधारा जैसे मटीरियलिज्म या भौतिकवाद ये मानती है कि केवल ये भौतिक दुनिया ही सच है, तो उस समाज में शिक्षा का मकसद सिर्फ अच्छी नौकरी पाना और पैसा कमाना होगा। पर इसके उलट अगर हम आइडियलिज्म या आदर्शवाद को देखें, जो मानता है कि आत्मा और आध्यात्मिक सत्य ही वास्तविकता है, तो वहां शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्मानुभूति या सेल्फ रियलाइजेशन बन जाएगा। सही बात है। अब मान लीजिए हमने तत्व मीमांसा के जरिए ये तय कर लिया कि उद्देश्य क्या है। उसके बाद दूसरी शाखा आती है ज्ञान मीमांसा, यानी एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी सीधे तौर पर ज्ञान पर केंद्रित है। ये पूछती है कि ज्ञान क्या है, हम कैसे जानते हैं कि जो हम जानते हैं वो सच है। और शिक्षा के लिए ये इसलिए जरूरी है क्योंकि यही तय करती है कि स्कूल का पाठ्यक्रम या करिकुलम क्या होगा और शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड्स क्या होंगी। स्लाइड में ज्ञान को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है अप्रायोरी यानी प्रागनुभाविक ज्ञान और दूसरा है एपोस्टीरियोरी यानी अनुभाविक ज्ञान। हाँ, ए प्रियोरी वो ज्ञान है जो हमारे अनुभव से पहले ही मौजूद है। जैसे गणित 2 और 2 4 होते हैं। इसे साबित करने के लिए बाहर जाकर सेब गिनने की जरूरत नहीं है। ये तार्किक रूप से हमेशा सच है। मतलब ये बंद कमरे में आराम से बैठकर भी प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन एपोस्टेरियोरी ज्ञान के लिए अनुभव करना पड़ेगा। विज्ञान इसी पर टिका है। अगर मैं कहूं कि नींबू खट्टा होता है तो चखना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अब ये ज्ञान प्राप्त कैसे होता है, इसके 5 मुख्य स्रोत बताए गए हैं। पहला स्रोत हमारी अपनी 5 इंद्रियां हैं, यानी सेंसरी एक्सपीरियंस। रियलिज्म और नेचुरलिज्म मानते हैं कि इंसान का दिमाग शुरू में एक टैबुला रासा यानी कोरी स्लेट होता है और इंद्रियां जो देखती सुनती हैं वही उस स्लेट पर छप जाता है। लेकिन ज्ञान का दूसरा स्रोत है अथॉरिटी या शब्द। हम हमेशा सब कुछ खुद अनुभव नहीं कर सकते। हम विशेषज्ञों या पवित्र ग्रंथों पर भरोसा करते हैं। और सिर्फ अथॉरिटी पर भरोसा करने में खतरा भी है। हम सवाल पूछना बंद कर सकते हैं। इसीलिए तीसरा स्रोत है रीजन या तर्क। आइडियलिज्म मानता है कि इंद्रियां धोखा दे सकती हैं, जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा, पर हमारा तर्क सही गलत का फर्क बताता है। और इसके अलावा 2 और स्रोत हैं, इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान और रेवलेशन यानी श्रुति। इंट्यूशन वो अचानक आने वाला इंसाइट है जो ध्यान से मिलता है, और श्रुति वो ज्ञान है जो सीधे ईश्वर से प्राप्त हुआ माना जाता है। इन सब के बाद एक बड़ा दिलचस्प सवाल बनता है। जब 2 लोग आपस में बहस करते हैं कि मेरी बात सच है, तो सत्य के सिद्धांत यानी थियोरीज ऑफ ट्रुथ वहां क्या कहती हैं? दार्शनिक सत्य को परखने के 3 सिद्धांत देते हैं। पहला है कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी यानी अनुरूपता का सिद्धांत। अगर आप कहें कि बाहर बारिश हो रही है तो ये तभी सच है जब सच में बाहर बारिश हो रही हो। कथन और वास्तविकता का मेल होना चाहिए। ये तो सीधा सा विज्ञान है। और दूसरा है कोहेरेंस थ्योरी या सुसंगतता का सिद्धांत। ये क्या कहता है? ये सिद्धांत विचारों की तार्किक निरंतरता पर ध्यान देता है। कोई नया विचार तब सच होता है जब वो हमारे पुराने जांचे हुए विचारों के सिस्टम में बिना विरोध के फिट हो जाए, एक पजल के टुकड़े की तरह। गणित इसी पर काम करता है। और तीसरा जो काफी व्यवहारिक है, प्रैग्मेटिक थ्योरी या प्रयोजनवादी सिद्धांत। ये मानता है कि सत्य वही है जो काम करे। अगर कोई विचार प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो वो सच है। एग्जैक्टली। अब इन सत्यों को खोजने की विधियों पर आते हैं। एक है एनालिटिकल मेथड, जहां किसी बड़ी और उलझी बात को छोटे और सरल टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। पर एक और विधि जिसका जिक्र अक्सर होता है वो है डायलेक्टिक मेथड या द्वंद्वात्मक विधि। हेगल का नाम इसमें आता है। थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। इसे एक आम उदाहरण से देखते हैं। एक थीसिस है कि बच्चों को बहुत होमवर्क दो ताकि वो पढ़ें। इसका विरोध या एंटीथीसिस आता है कि बिल्कुल होमवर्क मत दो ताकि वो फ्री रहें। इन दोनों में टकराव होता है और अंत में एक बेहतर विचार निकलता है कि रटने वाला होमवर्क नहीं बल्कि क्रिएटिव प्रोजेक्ट देने चाहिए। यही सिंथेसिस है। सत्य ऐसे ही टकराव से निकल कर आता है। बिल्कुल। सोक्रेटिस भी यही करते थे अपने शिष्यों के साथ। और आखिरी विधि है साइंटिफिक मेथड, जिसे जॉन ड्यूई ने बहुत महत्व दिया। इसके 5 चरण होते हैं। समस्या की पहचान, फिर परिकल्पना या हाइपोथेसिस बनाना, फिर प्रयोग करना, डेटा का विश्लेषण करना और अंत में सत्यापन या वेरिफिकेशन। सही।
अब हमने मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी को समझ लिया, पर एक स्कूल सिर्फ सिलेबस और मेथड से नहीं चलता। वहां का अनुशासन कैसा होगा, बच्चों का चरित्र कैसा होगा, ये तीसरी शाखा तय करती है। जिसे हम एक्सियोलॉजी या मूल्य मीमांसा कहते हैं। ये वैल्यूज का अध्ययन है। इसके दो हिस्से हैं, एथिक्स या नीति शास्त्र जो बताता है कि नैतिक रूप से क्या सही है, और दूसरा है एस्थेटिक्स या सौंदर्य शास्त्र जो कला और सुंदरता का अध्ययन है। इसी की वजह से स्कूल में सिर्फ मैथ नहीं बल्कि म्यूजिक और आर्ट भी पढ़ाया जाता है। वैल्यूज को भी दो भागों में बांटा गया है स्लाइड में, इंट्रिंसिक वैल्यूज और एक्सट्रिंसिक वैल्यूज। इंट्रिंसिक यानी आंतरिक मूल्य जो अपने आप में ही साध्य हैं, जैसे ईमानदारी या सत्य। हाँ, भारतीय दर्शन में इसे सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। आइडियलिज्म इन पर बहुत जोर देता है। वहीं एक्सट्रिंसिक या साधन मूल्य वो है जिनसे कोई और लक्ष्य पाया जाए, जैसे डिग्री या पैसा। प्रैग्मैटिज्म इन साधन मूल्यों को महत्व देता है। इन मूल्यों का सीधा असर क्लास के अनुशासन पर पड़ता है। अलग अलग फिलॉसफी अनुशासन को अलग नजरिए से देखती हैं, जैसे आइडियलिज्म इंप्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन या प्रभावात्मक अनुशासन की बात करता है। हाँ, वहाँ टीचर एक रोल मॉडल होता है। उसकी मोरालिटी इतनी ऊंची होती है कि बच्चा उससे प्रभावित होकर खुद अनुशासित हो जाता है। दंडे की जरूरत नहीं होती। लेकिन नेचुरलिज्म का तरीका तो बिल्कुल अलग है। रूसो कहते हैं कि बच्चे को पूरी आजादी दो। वो डिसिप्लिन बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस में विश्वास करते हैं। अगर बच्चा आग की तरफ जाएगा तो प्रकृति उसे खुद सजा देगी और वो सीख जाएगा। प्रकृति सबसे बड़ी शिक्षक है। और इन दोनों के बीच का रास्ता निकलता है प्रैग्मैटिज्म। वो सोशल डिसिप्लिन की बात करता है। जब बच्चे ग्रुप में प्रोजेक्ट्स करते हैं तो उन्हें एक दूसरे की बात सुननी पड़ती है, सहयोग करना पड़ता है। यही असली अनुशासन है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को एक मास्टर रिवीजन के रूप में समेटते हैं। दर्शन की 3 शाखाएं शिक्षा की नींव हैं। मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा शिक्षा के उद्देश्य तय करती है। एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसा पाठ्यक्रम और विधियां तय करती हैं। और एक्सियोलॉजी यानी मूल्य मीमांसा अनुशासन और चरित्र निर्माण तय करती है। ये त्रिकोण पूरी शिक्षा व्यवस्था को संभालता है। आज की चर्चा से ये साफ है कि शिक्षा सिर्फ स्कूल की घंटी बजने से परीक्षा तक की यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। दर्शन वो आत्मा है जो इसमें जान फूंकती है। दर्शन लगातार सवाल पूछता है कि हम क्यों कर रहे हैं, और शिक्षा उस क्यों को कैसे में बदलती है। यही सबसे बड़ा निष्कर्ष है। पर इस यात्रा को खत्म करने से पहले एक विचार करने योग्य बात, अगर आज की तेज रफ्तार दुनिया में हमारी शिक्षा सिर्फ कैसे पर अटक जाए, एग्जाम कैसे पास करें, जॉब कैसे पाएं, और हम भूल जाएं कि ये सब क्यों कर रहे हैं, तो समाज का भविष्य क्या होगा? क्या दार्शनिक आधार के बिना शिक्षा एक फैक्ट्री लाइन नहीं बन जाएगी जहां से सिर्फ मशीन निकलेंगे, मनुष्य नहीं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर चिंतन करना जरूरी है, खासकर उनके लिए जो शिक्षा क्षेत्र में अपना भविष्य बना रहे हैं। आज की इस गहन चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आगे ऐसी ही एक और चर्चा में। अक्सर हम सोचते हैं कि संविधान केवल वकीलों या अदालतों की चीज है, एक ऐसी मोटी सी किताब जिसमें बस भारी भरकम कानून लिखे हैं। लेकिन आज हमारे सामने जो रिसर्च नोट्स हैं, जो डीप डाइव मटेरियल है, वो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बयां कर रहा है। ये नोट्स बता रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा कानूनी दस्तावेज असल में हमारी क्लासरूम्स को, हमारे स्कूलों को चलाता है। बिल्कुल। और जो लोग जो एस्पिरेंट्स उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखने जा रहे हैं, हाँ, जैसे जो यूजीसी नेट, जेआरएफ या यूपीएचईएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, उनके लिए समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हम जिस विषय का विश्लेषण कर रहे हैं वो है भारतीय संविधान में निहित राष्ट्रीय मूल्य और उनके शैक्षिक निहितार्थ, यानी नेशनल वैल्यूज एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। एकदम सही। ठीक है, आइए इसे खोलकर समझते हैं, क्योंकि जब हम इन अकादमिक नोट्स को देखते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि हमारा मकसद सिर्फ आर्टिकल्स या अनुच्छेदों को रटना नहीं है। वो तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, वो तो किसी भी गाइड बुक में मिल जाएगा। असली चुनौती ये समझना है कि ये नीतियां एक टीचर के रोजमर्रा के काम को कैसे प्रभावित करती हैं। सही कहा। देखिए, शिक्षा सिर्फ सिलेबस पूरा करने का नाम नहीं है जी। एक शिक्षक को हर दिन ये तय करना होता है कि वो किस तरह का नागरिक तैयार कर रहा है, और यहीं पर संविधान का दर्शन काम आता है। इस डीप डाइव के नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पे जोर दिया गया है
जिसे नॉर्मेटिव फंक्शन या आदर्श मार्गदर्शक कहा जाता है। नॉर्मेटिव फंक्शन मतलब ये सिर्फ ये नहीं बताता कि वर्तमान में क्या है, बल्कि ये बताता है कि क्या होना चाहिए। हाँ, क्या होना चाहिए। एकदम सटीक। संविधान एक लीगल डॉक्यूमेंट होने के साथ साथ एक बहुत गहरा दार्शनिक ग्रंथ भी है। एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट। जी, ये एजुकेशन सिस्टम के सामने एक आदर्श रखता है कि हमें ऐसे नागरिक बनाने हैं जो इन मूल्यों को जी सकें। अगर हम संविधान की गहराई में जाएं तो इसके मूल्य मुख्य रूप से 3 जगहों से निकल कर आते हैं। हाँ, जो स्लाइड 4 में डायग्राम है, मैं वही देख रही थी। इसमें पहली है प्रस्तावना, जिसे हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं। बिल्कुल। दूसरे हैं हमारे मौलिक अधिकार, जो भाग 3 में है, और तीसरे हैं हमारे मौलिक कर्तव्य, जो भाग 4A में दिए गए हैं। और अगर हम इस पूरे ढांचे के केंद्र की बात करें तो वो प्रस्तावना ही है। प्रस्तावना ही है, जी। नोट्स में इस बात पर खास फोकस है कि प्रस्तावना में दिए गए 7 मुख्य मूल्य ही हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था का आधार तय करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इन मूल्यों की शैक्षिक गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की। जब डेमोक्रेसी शब्द आता है तो दिमाग में सबसे पहले अब्राहम लिंकन की वही पुरानी परिभाषा आती है। जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन। हाँ, वही। राजनीति विज्ञान के नजरिए से ये बिल्कुल सही है, जहाँ समान राजनीतिक अधिकार की बात होती है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि स्कूलों और कक्षाओं में इस लोकतंत्र का क्या मतलब है। हाँ, क्योंकि एक स्कूल कोई संसद तो है नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि शैक्षिक प्रशासन में भी डेमोक्रेसी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। प्रशासन में लोकतंत्र का सीधा सा अर्थ है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन। जी, डिसेंट्रलाइजेशन और डिसीजन मेकिंग में सबकी भागीदारी। एक स्कूल को आप डिक्टेटरशिप या तानाशाही की तरह नहीं चला सकते, जहाँ केवल एक प्रिंसिपल बंद कमरे में सारे फैसले ले रहा हो। एकदम सही। इसीलिए हम स्कूलों में छात्र परिषदें और पेरेंट टीचर एसोसिएशन देखते हैं, पीटीए। हाँ, ताकि छात्रों और अभिभावकों की भी उस सिस्टम में हिस्सेदारी हो। लेकिन एक बार बताइए, ये तो हो गया प्रशासन। ये एक बहुत ही लाजवाब सवाल है और यहीं पर कई नए शिक्षक गलती कर बैठते हैं। क्लासरूम डेमोक्रेसी का मतलब अराजकता नहीं है, एनार्की नहीं ये है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है एक तरफा व्याख्यान यानी मोनोलॉग से बाहर निकलना। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी क्लास की जहां टीचर सिर्फ लेक्चर दे रहा है, ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा है। हाँ, और बच्चे सिर झुकाकर चुपचाप सुन रहे हैं। ये तो पूरी तरह से टीचर सेंट्रिक अप्रोच हो गई। और लोकतांत्रिक क्लासरूम इसके ठीक विपरीत होता है। वहां संवाद होता है, डायलॉग। जी, छात्रों को सिर्फ सुनने की नहीं बल्कि स्वतंत्र रूप से सवाल पूछने, अपनी असहमति जताने और तर्क वितर्क करने की पूरी आजादी होती है। ये बहुत अहम है। एक लोकतांत्रिक शिक्षक का काम सिर्फ ज्ञान उड़ेलना नहीं है, बल्कि एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाना है जहां हर बच्चा अपनी बात रख सके। ये कॉन्सेप्ट हायर एजुकेशन के एग्जाम्स के लिए बहुत क्रिटिकल है। बहुत ज्यादा। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में अक्सर लर्नर सेंट्रिक अप्रोच पर सवाल आते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे बड़े मूल्य की ओर, जो है समाजवाद। समाजवाद, जी। नोट स्पष्ट करते हैं कि इसे 1976 में 42nd संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। जी। इसका लक्ष्य गरीबी, अज्ञानता और असमानता को समाप्त करना है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक शिक्षा प्रणाली जो खुद संसाधनों की कमी से जूझ रही हो, वो समाजवाद को कैसे लागू कर सकती है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक चुनौती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो शिक्षा ही समाजवाद को जमीन पर उतारने का सबसे शक्तिशाली टूल है। कैसे? शिक्षा में समाजवाद का मतलब है समान अवसर प्रदान करना, इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसका सबसे क्रांतिकारी उदाहरण है 2009 का शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आरटीई एक्ट। जी, आरटीई एक्ट। यह कानून सुनिश्चित करता है कि आर्थिक स्थिति चाहे जो भी हो, हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले। पर सिर्फ स्कूल खोल देना या कानून बना देना ही काफी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर कोई बच्चा भूखा है या उसके पास पहनने को कपड़े नहीं है, तो वो क्लास में बैठकर भी क्या ही सीख लेगा? और यहीं पर समाजवाद का सबसे प्रैक्टिकल एजुकेशनल इम्प्लीकेशन सामने आता है। अच्छा, मिड डे मील योजना। ओ बिल्कुल। ये कोई दान या चैरिटी नहीं है, ये समाजवाद का एक उपकरण है। ये सुनिश्चित करता है कि पोषण की कमी किसी भी बच्चे की शिक्षा में बाधा न बने। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसके अलावा जो हाशिए पर रहने वाले वर्ग हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, उन्हें स्कॉलरशिप, मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म देना, ये सब शिक्षा में समाजवाद के ही तो उदाहरण हैं। यानी समाजवाद केवल किताबों में लिखा कोई भारी भरकम राजनीतिक शब्द नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उस बच्चे की थाली में परोसा गया वो खाना है जो शायद उसे स्कूल न आने पर नसीब भी न हो।
ये सच में बहुत प्रभावशाली नजरिया है। जी अब हम जिस तीसरे मूल्य की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ चीजें वास्तव में रोचक हो जाती हैं। हम बात कर रहे हैं पंथ निरपेक्षता या सेक्युलरिज्म की। सेक्युलरिज्म, हाँ। इसे भी 42nd संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संदर्भ में इसे सर्वधर्म समभाव कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा, लेकिन वो सभी धर्मों का समान सम्मान करेगा। पर जब बात शिक्षा की आती है तो ये मूल्य बहुत ही सख्त हो जाता है। मुझे लगता है आप अनुच्छेद 28 की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आर्टिकल 28। जो भी उम्मीदवार नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने इस आर्टिकल का सामना प्रीवियस ईयर पेपर्स में जरूर किया होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अनुच्छेद 28 बहुत स्पष्ट रूप से ये निर्देश देता है कि जो शिक्षण संस्थान पूर्ण रूप से राज्य द्वारा वित्त पोषित हैं, यानी जो पूरी तरह सरकारी फंड से चलते हैं, हाँ, वहाँ किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पूरी तरह से मना है। लेकिन अगर मैं यहाँ डेविल्स एडवोकेट की तरह सोचूं, बताइए। तो कई लोगों का ये तर्क होता है कि अगर स्कूलों में धर्म नहीं पढ़ाया जाएगा तो बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे मिलेंगे? क्या इससे बच्चों में मॉरल वैक्यूम यानी नैतिक शून्यता नहीं आ जाएगी? ये एक बहुत ही आम और बड़ा भ्रम है, जिसे ये नोट्स बहुत ही खूबसूरती से दूर करते हैं। कैसे? हमें धार्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा के बीच के बारीक अंतर को समझना होगा। रिलीजियस एजुकेशन वर्सेस मॉरल एजुकेशन। बिल्कुल। धार्मिक शिक्षा किसी एक विशिष्ट डॉगमा या कट्टरता पर आधारित हो सकती है। वो किसी एक विशेष आस्था की बात करती है, इसीलिए वो सरकारी स्कूलों में वर्जित है। और नैतिक शिक्षा? नैतिक शिक्षा सार्वभौमिक सत्यों पर आधारित होती है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स। जैसे ईमानदारी? जी, ईमानदारी, सत्य बोलना, अहिंसा, करुणा। एक पंथ निरपेक्ष शिक्षा प्रणाली में बच्चों को किसी एक धर्म की पूजा पद्धति नहीं सिखाई जाती, बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनना सिखाया जाता है। ये चरित्र निर्माण है, कैरेक्टर बिल्डिंग। हाँ, आप स्कूलों में देखिए, वहां दिवाली भी मनाई जाती है, ईद भी और क्रिसमस भी। सच कहा। ये किसी धर्म का प्रचार नहीं है, बल्कि ये सभी संस्कृतियों के प्रति सम्मान पैदा करने का एक तरीका है। ये एक बहुत ही क्रिटिकल डिस्टिंक्शन है। धार्मिक शिक्षा एक आस्था से जुड़ी है, जबकि नैतिक शिक्षा एक बेहतर इंसान बनने और यूनिवर्सल वैल्यूज से जुड़ी है। बिल्कुल। एग्जाम में इस अंतर पर अक्सर ट्रिकी सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, एस्पिरेंट्स को ये अंतर एकदम क्लियर होना चाहिए। अब हम अगले दो बहुत ही गहरे मूल्यों की तरफ चलते हैं, जो एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हैं। न्याय और समानता। जी, जस्टिस एंड इक्वालिटी। न्याय के 3 मुख्य आयाम होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक न्याय का मतलब है कि प्रवेश से लेकर मूल्यांकन तक किसी भी स्तर पर जाति, लिंग, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव न हो। जी, आर्टिकल 15। इसके साथ ही आती है समानता, यानी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल। लेकिन इन दोनों मूल्यों को असल में जमीन पर उतारने का जो सबसे बड़ा विजन था, उसका जिक्र इन नोट्स में बहुत प्रमुखता से किया गया है। आप कोठारी आयोग की बात कर रही हैं? हाँ, कोठारी कमीशन 1964 से 66, उसकी एक बहुत ही खास सिफारिश, कॉमन स्कूल प्रणाली, कॉमन स्कूल सिस्टम। जी, ये भारतीय शिक्षा के इतिहास में समानता और सामाजिक न्याय का शायद सबसे क्रांतिकारी विचार था। तो ये कॉमन स्कूल सिस्टम असल में है क्या, और ये समानता कैसे लाता है? इसका मूल विचार बहुत सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली था। आयोग का विजन था कि एक इलाके के सभी बच्चे, नेबरहुड के बच्चे, हाँ, चाहे वो अमीर उद्योगपति का बच्चा हो या एक साधारण मजदूर का बच्चा, दोनों एक ही स्कूल में, एक ही छत के नीचे, एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ें। वाह! अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें, तो जब अमीर और गरीब बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो उनके बीच की वो सामाजिक और आर्थिक खाई कम होने लगती है। बिल्कुल। वे एक दूसरे के संघर्षों को समझते हैं, एक दूसरे की संस्कृति को जानते हैं। ये सामाजिक न्याय का सीधा अनुप्रयोग था। ये सिर्फ शिक्षा नहीं, बल्कि समाज को भीतर से बदलने का एक टूल था। लेकिन अगर हम आज की वास्तविकता देखें, तो ये विजन पूरी तरह से तो लागू नहीं हो पाया है ना? दुर्भाग्य से नहीं। आज भी जिनके पास पैसा है वो महंगे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, जी, और जो गरीब हैं वो सरकारी स्कूलों पर निर्भर हैं। आप बिल्कुल यथार्थवादी बात कर रहे हैं। कॉमन स्कूल सिस्टम को पूरी तरह लागू करना आज भी भारतीय शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसके कई राजनीतिक और आर्थिक कारण रहे हैं, लेकिन एक शिक्षक और एक शिक्षाविद के तौर पे हमें इस विजन को हमेशा याद रखना होता है। सही बात है।
आज भी जो नीतियां बनती हैं उनका अल्टीमेट गोल यही सामाजिक समानता हासिल करना होता है। ये सच में सोचने वाली बात है कि हमारे विजन और रियलिटी के बीच अभी भी फासला है। चलिए अब हम इस चर्चा के अंतिम 2 महत्वपूर्ण मूल्यों की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्रता और बंधुत्व। लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। जी, स्वतंत्रता या लिबर्टी का अर्थ सिर्फ जंजीरों से मुक्त होना नहीं है। संविधान में ये विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी। बिल्कुल। शिक्षा के नजरिए से देखें तो स्वतंत्रता का लक्ष्य है प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता का पूर्ण विकास करना, पोटेंशियल को अनलॉक करना। यानी अगर किसी छात्र को क्लास में अपने अलग विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं है जी, या वो डरता है कि कोई अलग सवाल पूछने पर उसे डांट पड़ेगी, तो उसका मानसिक और बौद्धिक विकास वहीं रुक जाएगा। 100% सच। और ये स्वतंत्रता बिना बंधुत्व के बहुत खतरनाक हो सकती है। वो कैसे? अगर हर कोई सिर्फ अपनी स्वतंत्रता की बात करे और दूसरे की परवाह ना करे तो समाज टूट जाएगा। हाँ, ये तो है। इसीलिए बंधुत्व यानी भाईचारे की भावना बहुत जरूरी है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो बंधुत्व 2 चीजें सुनिश्चित करता है। पहला, व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल जी, और दूसरा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। नोट्स में भी यही बताया गया है। लेकिन एक सवाल जो मुझे अक्सर परेशान करता है, पूछिए। आप मैथ पढ़ा सकते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप किसी को भाईचारा कैसे पढ़ाते हैं? इसकी तो कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती। बहुत ही शानदार सवाल है ये, और इसका जवाब ये है कि बंधुत्व पढ़ाया नहीं जाता, इसका अनुभव कराया जाता है। अनुभव कराया जाता है। जी, ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग का हिस्सा है। कुछ प्रैक्टिकल उदाहरणों से समझाइए। याद कीजिए स्कूलों और कॉलेजों में होने वाले एनसीसी और एनएसएस के कैंप्स। नेशनल कैडेट कॉर्प्स और नेशनल सर्विस स्कीम। बिल्कुल। जब अलग अलग जातियों, धर्मों और आर्थिक पृष्ठभूमियों से आने वाले छात्र एक साथ कैंप में रहते हैं, एक ही टेंट में सोते हैं, साथ मिलकर किसी गांव में साफ सफाई का सामूहिक प्रोजेक्ट करते हैं, तो क्या होता है? उनके बीच की वो अदृश्य सामाजिक दीवारें टूटने लगती हैं। बिल्कुल टूटती हैं। वो एक टीम बन जाते हैं। जी। इसी तरह सुबह की असेंबली को ही ले लीजिए। मॉर्निंग असेंबली। हाँ, जब पूरा स्कूल एक साथ खड़ा होकर एक स्वर में राष्ट्रगान गाता है तो वो महज एक रूटीन नहीं है, वो एक इमोशन है। वो राष्ट्रीय एकीकरण का सबसे शक्तिशाली उदाहरण है। वो चंद मिनटों का अनुभव छात्रों को ये एहसास दिलाता है कि उनकी अपनी अलग पहचानों से भी ऊपर उनकी एक बड़ी पहचान है, उनका राष्ट्र। जी, उनका राष्ट्र। क्या बात है। ये उदाहरण सच में चीजों को बिल्कुल साफ कर देते हैं। तो हमने एक एक करके प्रस्तावना के उन सभी मूल्यों की गहराई को समझा। जी। लोकतंत्र, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि हर संवैधानिक मूल्य का हमारे क्लासरूम में एक सीधा और व्यवहारिक अनुप्रयोग है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि क्लासरूम का संवादात्मक शिक्षण है। इंटरैक्टिव टीचिंग। समाजवाद सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि मिड डे मील है। जी। पंथ निरपेक्षता नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना है। समानता का विजन कॉमन स्कूल सिस्टम है और बंधुत्व को एनसीसी और एनएसएस जैसे कार्यक्रमों के जरिए जिया जाता है। तो इन सब का क्या मतलब है? वही तो। जो भी एस्पिरेंट्स हमें सुन रहे हैं, जो कल को असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने जाएंगे, उनके लिए इसका क्या अर्थ है? मुझे लगता है इसका अर्थ ये है कि यह सारा ज्ञान केवल एमसीक्यू सवालों पर सही टिक लगाने या इंटरव्यू क्लियर करने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात की गहरी समझ है कि जब आप कल को क्लास में पढ़ाने जाएंगे तो आप सिर्फ एक विषय, चाहे वो हिस्ट्री हो या साइंस, सिर्फ वो नहीं पढ़ा रहे होंगे। आप एक नागरिक गढ़ रहे होंगे। एकदम सही। आप इस देश के संविधान को अपनी क्लासरूम की प्रैक्टिस में जी रहे होंगे। बहुत ही उम्दा बात कही आपने। शिक्षा केवल डेटा या सूचनाओं का लेन देन नहीं है, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। जी, यह एक ट्रांसफॉर्मेशन है, राष्ट्र निर्माण की एक सतत प्रक्रिया है। और इससे पहले कि हम आज की इस डीप डाइव को समाप्त करें, मैं सभी श्रोताओं के मन में विचार करने के लिए एक गहरा प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। जरूर। ऐसी चीजें हमेशा एक नई दिशा में सोचने को मजबूर करती हैं। ये सवाल इस पूरी चर्चा का एक व्यवहारिक निचोड़ है। जरा सोचिए, यदि एक स्कूल की कक्षा हमारे इस विशाल लोकतंत्र का एक छोटा रूप है, एक माइक्रोकॉज्म है, जी, तो एक शिक्षक यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि जब कक्षा में बहुमत किसी एक विचार या चर्चा पर पूरी तरह से हावी हो जाए, मेजॉरिटी हावी हो जाए? हाँ,
तब भी उस कक्षा के सबसे शांत, सबसे शर्मीले या हाशिए पर खड़े छात्रों की स्वतंत्रता और समानता की पूरी तरह से रक्षा हो। ये बहुत ही गहरा सवाल है। एक शिक्षक इस नाजुक संवैधानिक संतुलन को अपनी कक्षा में कैसे साधेगा? वाकई ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक सीधा जवाब किसी किताब में नहीं मिलेगा। इसके लिए एक शिक्षक को न सिर्फ अपने विषय का एक्सपर्ट होना पड़ेगा, बल्कि उसे संविधान की उस आत्मा को भी गहराई से समझना होगा जिसकी चर्चा हमने आज की है। बिल्कुल। और इसी विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम आज के इस डीप डाइव, इस अध्ययन सत्र को यहीं विराम देते हैं। हमें उम्मीद है कि सभी श्रोताओं को इन अकादमिक नोट्स के पीछे छिपे असली अर्थ और उनके व्यवहारिक पहलुओं को समझने में मदद मिली होगी। ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में ऐसे ही और भी गहरे विश्लेषणों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज की इस गहन चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब न कोई माइक्रोस्कोप था, न कोई दूरबीन और इंटरनेट का तो खैर नामो निशान नहीं था, तब हमारे भारतीय विचारकों ने सच्चाई को कैसे खोजा होगा? उन्होंने इस पूरे ब्रह्मांड, मानव मन और हमारी चेतना को किस नजरिए से देखा होगा? ये सोचने वाली बात तो है। हाँ, और आज हमारे पास जो स्रोत है वे कुछ बहुत ही प्रामाणिक और विस्तृत अकादमिक नोट्स हैं। अक्सर इन नोट्स का इस्तेमाल उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स की तैयारी के लिए किया जाता है। लेकिन आज हम इन्हें किसी परीक्षा पास करने वाली गाइड की तरह नहीं पढ़ेंगे। आज हमारा मिशन इन नोट्स को एक ऐसे ट्रेजर मैप की तरह इस्तेमाल करना है जो हमें प्राचीन भारतीय दर्शन शास्त्र यानी इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी की गहराई तक ले जाए। हम इन जटिल सिद्धांतों को डिकोड करेंगे और आज की इस बौद्धिक यात्रा में हमेशा की तरह मेरे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। बिल्कुल, और इस सफर का हिस्सा बनने में मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है। आपने शुरुआत में जो सवाल उठाया कि बिना आधुनिक तकनीक के उन्होंने ये सब कैसे खोजा, वो बहुत सटीक है। हम अक्सर दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी को केवल कुछ धूल खाई हुई पुरानी किताबों का हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन अगर हम इन अकादमिक स्रोतों को ध्यान से देखें तो ये दरअसल मानव मन और इस पूरे ब्रह्मांड को समझने का एक बेहद व्यवस्थित, तार्किक और मैं कहूंगा वैज्ञानिक ढांचा है। हर विचारधारा ने सत्य क्या है और हम उसे कैसे जान सकते हैं, इन सवालों के जवाब अपने अपने अनूठे तरीके से दिए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सत्य की इस खोज को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है उन दर्शनों की जिन्हें हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। इसमें सांख्य और वेदांत का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन नोट्स पढ़ते हुए मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा। मतलब आम बोलचाल में हम आस्तिक उसे कहते हैं जो भगवान की पूजा करता हो और नास्तिक उसे जो भगवान को न माने, लेकिन दर्शन शास्त्र के इन पन्नों में इसका मतलब एकदम अलग लिखा है। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है जो इन नोट्स ने बहुत अच्छे से साफ की है। भारतीय दर्शन में आस्तिक और नास्तिक का बंटवारा इस बात पर बिल्कुल नहीं होता कि आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं। असली कसौटी वेद हैं। अच्छा, वेद? जी हाँ, जो दर्शन वेदों की प्रामाणिकता और उनके सर्वोच्च ज्ञान को स्वीकार करते हैं वे आस्तिक कहलाते हैं, भले ही वे किसी रचयिता या भगवान को ना माने। और जो वेदों के अधिकार को नकार देते हैं, जैसे कि बौद्ध या जैन दर्शन, उन्हें नास्तिक कहा जाता है। इसे ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स स्कूल्स भी कहते हैं। ये तो पूरी परिभाषा ही बदल गई। तो चलिए सबसे पुराने आस्तिक दर्शन से इस चर्चा की नींव रखते हैं। कपिल मुनि का सांख्य दर्शन। स्रोत बताते हैं कि सांख्य का मतलब संख्या या नंबर से है और इसे एकेडमिक भाषा में द्वैतवादी यथार्थवाद या डुअलिस्टिक रियलिज्म कहा गया है। इसका मतलब ये दर्शन मानता है कि ये पूरा ब्रह्मांड केवल दो मूल शक्तियों से बना है, पुरुष और प्रकृति, लेकिन ये दोनों आपस में काम कैसे करते हैं? इसे एक बहुत ही दिलचस्प नजरिए से समझते हैं। सांख्य कहता है कि पुरुष शुद्ध चेतना है, वो केवल एक दृष्टा है, यानी सिर्फ देखने वाला। वो पूरी तरह से चेतन है लेकिन निष्क्रिय है, वो खुद कुछ नहीं करता। दूसरी तरफ है प्रकृति, जो इस ब्रह्मांड का भौतिक आधार है। प्रकृति बेहद सक्रिय है लेकिन जड़ या अचेतन है, उसमें खुद की कोई चेतना नहीं है। रुकिए, अगर पुरुष सिर्फ देखता है और कुछ करता नहीं और प्रकृति सक्रिय तो है लेकिन अचेतन है, तो फिर इस दुनिया के बनने की शुरुआत, मेरा मतलब है ये पूरा सृजन, ट्रिगर कैसे होता है? बहुत ही शानदार सवाल है ये। सांख्य दर्शन इसे चुंबक और लोहे के उदाहरण से समझाता है। जैसे चुंबक खुद कोई हरकत नहीं करता लेकिन उसके सिर्फ पास होने मात्र से लोहे में गति आ जाती है।
ठीक वैसे ही जब निष्क्रिय लेकिन चेतन पुरुष सक्रिय प्रकृति के संपर्क में आता है तो प्रकृति में हलचल शुरू हो जाती है और ब्रह्मांड का विकास या इवोल्यूशन शुरू होता है। और अकादमिक हलकों में खासकर जब हम हायर एजुकेशन के एग्जाम्स की बात करते हैं तो इस विकास के क्रम पर बहुत चर्चा होती है। नोट्स के मुताबिक इस संपर्क से कुल 25 तत्व बनते हैं। ये एक झरने की तरह है। प्रकृति से सबसे पहले महत यानी ब्रह्मांडीय बुद्धि निकलती है। बिल्कुल, और उसी महत से फिर अहंकार पैदा होता है। हाँ, और फिर इसी अहंकार से हमारा मन, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और अंततः पृथ्वी, जल, अग्नि जैसे 5 भौतिक तत्व बनते हैं। सांख्य दर्शन का लक्ष्य यही है कि इंसान इन 25 तत्वों को रटे नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप यानी पुरुष को इस भौतिक मिलावट यानी प्रकृति से अलग पहचान सके। एकदम सही है। और इसी अलग पहचानने की क्षमता को विवेक ख्याति कहा जाता है। परीक्षाओं में ये शब्द बहुत बार पूछा जाता है और प्रकृति को चलाने वाले उन 3 गुणों को समझना भी उतना ही जरूरी है, सत्व, रजस और तमस। सत्व, रजस और तमस, ये तो बहुत सुने हुए शब्द लगते हैं। हाँ, सत्व यानी प्रकाश और शांति, रजस यानी ऊर्जा और गति, और तमस यानी अंधकार या ठहराव। आप इसे किसी डिश की रेसिपी की तरह सोच सकते हैं। दुनिया की हर चीज हमारे विचारों से लेकर एक पत्थर तक इन्हीं 3 गुणों के अलग अलग अनुपात में मिलने से बनी है। अगर सांख्य दर्शन दुनिया को 2 हिस्सों पुरुष और प्रकृति में बांटकर देखता है तो इसके बाद आने वाला आदि शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत दर्शन पूरी कहानी ही पलट देता है। अद्वैत यानी 2 नहीं, वेदांत तो सीधा कहता है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी ये पूरी दुनिया ही एक भ्रम है। वेदांत दर्शन का भारतीय चिंतन पर जो असर है वो अतुलनीय है। ये पूरी तरह उपनिषदों पर आधारित है। वेदांत कहता है कि जो भी हमें अपनी इंद्रियों से अलग अलग दिखाई दे रहा है, ये दुनिया, ये विविधता, वो असल में एक ही परम सत्य है जिसे ब्रह्म कहते हैं। ये भौतिक दुनिया माया है। ये माया का कॉन्सेप्ट थोड़ा उलझाने वाला है। क्या इसका मतलब ये है कि हम जो टेबल, कुर्सी या इंसान देख रहे हैं वो सब एक सपना है? माया का मतलब कोई जादू या कोई कंप्यूटर सिमुलेशन नहीं है, बल्कि ये हमारी अज्ञानता है। शंकराचार्य इसे अंधेरे में पड़ी रस्सी और सांप के क्लासिक उदाहरण से समझाते हैं। वो रस्सी और सांप वाला उदाहरण। हाँ, अंधेरे कमरे में आप एक रस्सी को देखते हैं और डर के मारे उछल पड़ते हैं क्योंकि आपको लगता है कि वो सांप है। जब तक रोशनी नहीं आती वो सांप आपके लिए 100% सच है। आपको पसीना आ रहा है, आपका दिल धड़क रहा है। रोशनी आते ही सांप गायब हो जाता है और सिर्फ रस्सी बचती है। वेदांत कहता है कि अज्ञानता के अंधेरे में हम इस एक ब्रह्म को अलग अलग वस्तुओं के रूप में देखते हैं। जब ज्ञान की रोशनी आती है तो पता चलता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। मुझे इन एकेडमिक नोट्स में वेदांत के तहत शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने की एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया दिखी। इसमें ज्ञान को 2 हिस्सों में बांटा गया है, पराविद्या जो आध्यात्मिक ज्ञान है और अपराविद्या जो सांसारिक ज्ञान है। और सीखने के 3 चरण बताए गए हैं, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। आज के रट्टा मारने वाले एजुकेशन सिस्टम के नजरिए से देखें तो ये तरीका बहुत अलग और गहरा लगता है। ये तरीका आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। श्रवण का मतलब सिर्फ कान से सुनना नहीं है, बल्कि खुले दिमाग से किसी प्रामाणिक स्रोत या गुरु से जानकारी ग्रहण करना है। लेकिन वेदांत कहता है कि सिर्फ सुनकर मान मत लो। सिर्फ सुनकर मान मत लो, बिल्कुल। हाँ, दूसरा चरण है मनन, यानी जो सुना है उस पर तर्क करो, सवाल उठाओ, उसे हर कसौटी पर परखो। और जब तार्किक रूप से आप संतुष्ट हो जाएं, तब आता है निधिध्यासन। ये वो अवस्था है जहां आप उस ज्ञान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। वो सिर्फ एक थ्योरी नहीं रहता, आपका अनुभव बन जाता है। वेदांत कहता है कि दुनिया एक भ्रम है, माया है। लेकिन अगर हम सब कुछ माया मान लें तो रोजमर्रा की जिंदगी के फैसले कैसे लें, सड़क कैसे पार करें? यही हमारी कहानी में एंट्री होती है न्याय दर्शन की। ये दर्शन हमें वापस भौतिक और तार्किक जमीन पे खड़ा कर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। महर्षि गौतम द्वारा स्थापित न्याय दर्शन मूल रूप से एक तर्क शास्त्र है। ज्ञान मीमांसा, जिसे अंग्रेजी में एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, यानी हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं, इस क्षेत्र में न्याय दर्शन का योगदान दुनिया में बेजोड़ है। न्याय दर्शन कहता है कि ज्ञान प्राप्त करने के 4 प्रामाणिक तरीके हैं जिन्हें प्रमाण कहते हैं। वो 4 प्रमाण कौन से हैं? पहला है प्रत्यक्ष,
जो आप सीधे अपनी इंद्रियों से देखते या महसूस करते हैं। दूसरा है अनुमान, यानी प्रत्यक्ष के आधार पर कोई तार्किक निष्कर्ष निकालना। तीसरा उपमान, यानी तुलना या समानता के आधार पर किसी नई चीज को पहचानना। और चौथा है शब्द, यानी किसी प्रामाणिक विशेषज्ञ की गवाही। मैंने नोट्स के किनारे पे अजीब सा फॉर्मूला लिखा देखा, फोन, PHUN। ये किसी जादुई मंत्र जैसा लग रहा था, लेकिन जब गहराई में गई तो पता चला कि ये न्याय दर्शन के अनुमान यानी लॉजिकल डिडक्शन के 5 चरणों को याद रखने का तरीका है। क्या हम इसे किसी आसान उदाहरण से समझ सकते हैं? न्याय का ये 5 चरणीय मॉडल आधुनिक वैज्ञानिक शोध के बहुत करीब है। फोन को उसी क्लासिक उदाहरण से समझते हैं, पहाड़ी और आग। मान लीजिए आप दूर एक पहाड़ी देखते हैं। पहला कदम है P से प्रतिज्ञा, अंग्रेजी में प्रोपोजिशन। आप एक दावा करते हैं कि उस पहाड़ी पर आग है। ठीक है, दावा कर दिया। फिर दूसरा कदम है H से हेतु, यानी रीजन। आप कहते हैं क्योंकि वहां से धुआं निकल रहा है। तीसरा U से उदाहरण, आप एक ऐसा सार्वभौमिक नियम बताते हैं जिसे सब मानते हों, जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां आग होती है, जैसे रसोई घर में। रसोई घर वाला उदाहरण तो हर कोई समझ सकता है। बिल्कुल। फिर चौथा कदम है U से उपनय, यानी एप्लीकेशन। आप उस नियम को मौजूदा स्थिति पर लागू करते हैं कि इस पहाड़ी पर भी वैसा ही धुआं है। और अंत में पांचवा N से निगमन, यानी कंक्लूजन। इसलिए यह साबित होता है कि पहाड़ी पर आग है। ये तो बिल्कुल परिकल्पना या हाइपोथेसिस बनाने और उसे साबित करने जैसी बात हो गई। और जब विज्ञान की बात हो ही रही है तो न्याय दर्शन के सहयोगी वैशेषिक दर्शन को कैसे भूल सकते हैं। महर्षि कणाद का ये दर्शन तो मुझे एकदम आधुनिक भौतिकी या फिजिक्स की किताब जैसा लगा। हम स्कूल में जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं, लेकिन महर्षि कणाद ने हजारों साल पहले ही परमाणुवाद का सिद्धांत दे दिया था। महर्षि कणाद का स्पष्ट मानना था कि इस ब्रह्मांड का हर भौतिक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म अविनाशी कणों से बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। वैशेषिक दर्शन पूरे ब्रह्मांड को 7 श्रेणियों या पदार्थों में बांटता है: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। हमें 7 को रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनमें सबसे दिलचस्प जो है वो है विशेष, यानी पर्टिकुलैरिटी। इसी विशेष शब्द से तो इस दर्शन का नाम वैशेषिक पड़ा है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। कणाद मुनि का कहना था कि हर परमाणु की अपनी एक अलग अनूठी पहचान होती है, जो उसे बाकी सबसे अलग करती है। यही उसकी विशेषता है। यहाँ अकादमिक नोट्स में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन जरूरी दार्शनिक अंतर बताया गया है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन सहयोगी तो हैं, लेकिन वे पूरी तरह एक नहीं है। न्याय दर्शन जहाँ ज्ञान के 4 प्रमाण मानता है, वहीं वैशेषिक दर्शन विज्ञान पर इतना ज्यादा केंद्रित है कि वो केवल 2 ही प्रमाणों को स्वीकार करता है: प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और अनुमान यानी लॉजिकल इन्फेरेंस। बाकी चीजों को वे वस्तुनिष्ठ विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते। ये उनका कड़वा लेकिन विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। चलिए, अब तक हमने सिद्धांतों, तर्क और विज्ञान की बहुत बात कर ली, लेकिन दर्शन सिर्फ सोचने के लिए नहीं, जीने के लिए भी होता है। यहीं से हमारा अगला भाग शुरू होता है, अभ्यास और कर्मकांड की दुनिया, यानी योग और मीमांसा दर्शन। योग दर्शन तो आज पूरी दुनिया में एक लाइफस्टाइल बन चुका है, लेकिन दार्शनिक तौर पर महर्षि पतंजलि का ये दर्शन असल में सांख्य दर्शन का ही एक व्यवहारिक रूप है। अगर सांख्य एक थ्योरी है तो योग उसका प्रैक्टिकल है। सांख्य के 25 तत्वों में पतंजलि ने सिर्फ एक ईश्वर को जोड़कर इसे 26 तत्वों का दर्शन बना दिया। और पतंजलि ने योग की जो परिभाषा दी है वो जिम में किए जाने वाले स्ट्रेचिंग से बहुत अलग है। उन्होंने कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त मतलब आपका मन, वृत्ति मतलब उसमें उठने वाले विचारों और इच्छाओं की लहरें, और निरोध मतलब उन्हें शांत करना। योग का असली मकसद मन को एक ऐसी शांत झील में बदल देना है जहां पानी में कोई हलचल न हो, ताकि आप झील के तल में पड़ी अपनी असली आत्मा को साफ साफ देख सकें। और पतंजलि ने इस मानसिक शांति तक पहुंचने के लिए एक पूरा रोड मैप तैयार किया, जिसे हम अष्टांग योग या 8 चरणीय मार्ग कहते हैं। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। शुरुआत बाहरी अनुशासन से होती है। यम यानी समाज के साथ कैसा व्यवहार करें, नियम यानी खुद के साथ कैसा व्यवहार करें, फिर शरीर के लिए आसन और सांसों के लिए प्राणायाम। और इसके बाद असली खेल तब शुरू होता है जब आप अपनी इंद्रियों को बाहर की दुनिया से काटकर अंदर लाते हैं, जिसे प्रत्याहार कहते हैं,
और अंत में भीतरी यात्रा होती है, धारणा यानी फोकस, ध्यान यानी लगातार फोकस, और अंतिम अवस्था समाधि। योग जहां आपको भीतर की ओर ले जाता है, वहीं महर्षि जैमिनी का पूर्व मीमांसा दर्शन आपको वापस कर्म और अनुष्ठानों की दुनिया में खींच लाता है। वेदांत जहां वेदों के ज्ञान हिस्से पर जोर देता है, मीमांसा वेदों के कर्म कांड यानी यज्ञों और अनुष्ठानों पर पूरी तरह केंद्रित है। उनका मानना था कि वेदों में जो कर्तव्य बताए गए हैं, उन्हें बिल्कुल सही उच्चारण और विधि के साथ करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी वजह से इनकी शिक्षा प्रणाली में कंठस्थ करने या रोट लर्निंग पर बहुत जोर दिया गया। इस दर्शन में कर्म और फल को जोड़ने वाला एक बड़ा ही रहस्यमय सिद्धांत है, अपूर्व का सिद्धांत। ये अपूर्व क्या है? अब मान लीजिए किसी ने आज कोई अच्छा वैदिक कर्म किया, लेकिन उसका फल उसे 20 साल बाद या मरने के बाद स्वर्ग के रूप में कैसे मिलेगा? मीमांसा कहता है कि जब आप कोई कर्म करते हैं तो एक अदृश्य ऊर्जा, एक इनविजिबल फोर्स पैदा होती है, अपूर्व। ये एक तरह का कर्म बैंक है जो आपके कर्मों का फल भविष्य के लिए सुरक्षित रखता है। ज्ञान मीमांसा के क्षेत्र में भी मीमांसा के विचार बहुत पैने थे। नोट्स के मुताबिक इसके दो बड़े विचारक हुए, प्रभाकर और कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट ने ज्ञान प्राप्त करने का एक बहुत ही अजीब लेकिन तार्किक प्रमाण जोड़ा, जिसे अनुपलब्धि यानी नॉन एप्रीहेंशन कहते हैं। इसका मतलब है किसी चीज के न होने का ज्ञान। जैसे आप कमरे में आते हैं और कहते हैं मेज पर किताब नहीं है, आपको ये कैसे पता चला? आपने खालीपन को देखा। अभाव का ज्ञान भी एक तरह का ज्ञान है। मीमांसा का एक और मजेदार प्रमाण है अर्थापत्ति या पोस्टुलेशन। नोट्स में इसके लिए देवदत्त का उदाहरण दिया गया है। देवदत्त बहुत मोटा है, लेकिन सब जानते हैं कि वो दिन में कुछ नहीं खाता। अब ये तो विरोधाभास है। दिन में नहीं खाता लेकिन मोटा है। हाँ, तो इसे सुलझाने के लिए हम खुद ही लॉजिक लगा लेते हैं कि जरूर वो रात में छुपकर खाता होगा। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कहे कि मैं डाइट पर हूं, लेकिन रात को छुपकर फ्रिज से मिठाई खा ले। हम खुद ही स्थिति देखकर समझ जाते हैं कि माजरा क्या है। सच में इंसानी दिमाग खाली जगहों को भरने में बहुत माहिर है। खैर, अब तक हमने जिन दर्शनों की बात की, वे सभी वेदों की सत्ता को मानते थे। लेकिन अब समय है उन विचारकों की बात करने का जिन्होंने स्थापित व्यवस्था के खिलाफ बगावत की। नास्तिक दर्शन यानी जैन और बौद्ध दर्शन, इन्होंने वेदों को सर्वोच्च प्रमाणिक मानने से इनकार कर दिया। गौतम बुद्ध का बौद्ध दर्शन मुझे बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक और टू द पॉइंट लगा। बुद्ध दर्शन की उलझनों में पड़ने वाले व्यक्ति बिल्कुल नहीं थे। जब लोग उनसे पूछते कि दुनिया किसने बनाई या मरने के बाद क्या होता है, तो वे अक्सर चुप रहते थे। उनका मानना था कि अगर किसी इंसान को जहर बुझा तीर लगा है तो वह ये नहीं पूछेगा कि तीर किसने मारा या किस लकड़ी का बना है, वो सबसे पहले उस तीर को बाहर निकालेगा। बुद्ध के लिए वो जहर बुझा तीर था इंसान का दुख। और इसी दुख को मिटाने के लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए। संसार में दुख है, उस दुख का कारण है जो कि तृष्णा या इच्छा है। दुख को खत्म किया जा सकता है, जिसे निर्वाण कहते हैं, और उसे खत्म करने का रास्ता अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध दर्शन के कुछ सिद्धांत अकादमिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे प्रतीत समुत्पाद, जिसे डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहते हैं, यानी दुनिया में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। और दूसरा है क्षण भंगुरवाद, कि सब कुछ पल पल बदल रहा है। और सबसे बड़ा झटका जो वेदांत को लगा वो था बुद्ध का अनात्मवाद यानी नो सोल थ्योरी। बुद्ध ने कहा कि कोई स्थायी आत्मा जैसी चीज नहीं है, सब कुछ बस बदलती हुई चेतना का एक प्रवाह है। दर्शन के अलावा अगर उच्च शिक्षा प्रणाली की बात करें तो बौद्ध दर्शन ने ज्ञान का लोकतंत्रीकरण कर दिया था। मठों या विहारों में शिक्षा दी जाती थी जहां जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं था। 8 साल की उम्र में बच्चे का पब्बज्जा संस्कार होता था और 20 साल की उम्र में उपसंपदा। सबसे बड़ी क्रांति ये थी कि उन्होंने संस्कृत की जगह पाली भाषा को चुना, जो आम जनता की भाषा थी। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्व के पहले विश्वविद्यालय इसी सोच का नतीजा थे। ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाना वाकई एक बहुत बड़ी बात थी उस समय। अब आते हैं हमारी आज की चर्चा के आखिरी पड़ाव पर, जैन दर्शन। इसे 24 तीर्थंकरों ने स्थापित किया, जिनमें वर्धमान महावीर का नाम सबसे प्रमुख है। जैन दर्शन ब्रह्मांड को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में देखता है, जीव यानी चेतन और अजीव यानी भौतिक पदार्थ। ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने 5 स्तर बताए हैं, मति ज्ञान से लेकर सर्वोच्च केवल ज्ञान तक, और मुक्ति के लिए त्रिरत्न का पालन जरूरी है,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित। लेकिन जैन दर्शन के जो दो सिद्धांत मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं वे हैं अनेकांतवाद और स्यादवाद। ये दोनों सिद्धांत आज की दुनिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। अनेकांतवाद का मतलब है कि सच्चाई के अनंत पहलू होते हैं। वो कहानी तो आपने सुनी होगी जहां 6 अंधे आदमी एक हाथी को छूकर समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल। कोई पूंछ पकड़कर कहता है कि हाथी रस्सी जैसा है, कोई पैर पकड़कर कहता है कि हाथी खंभे जैसा है, कोई कान पकड़कर कहता है कि सूप जैसा है। बिल्कुल। और मजेदार बात यह है कि वे सब अपनी अपनी जगह पर थोड़े थोड़े सही हैं, जी। लेकिन किसी के पास भी पूरी सच्चाई नहीं है। इंसानी दिमाग इतना सीमित है कि वो एक बार में सच्चाई का सिर्फ एक ही पहलू देख सकता है। इसे ही अनेकांतवाद कहते हैं। दिलचस्प है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर सच के इतने सारे पहलू हैं, तो कोई भी व्यक्ति अपनी बात को 100% सच कैसे कह सकता है? यहीं से स्यादवाद का जन्म होता है, क्योंकि सच्चाई सापेक्ष है, रिलेटिव है। इसलिए जैन दर्शन कहता है कि हमारी कोई भी बात पूर्ण सत्य नहीं हो सकती। इसलिए हमें अपने हर कथन, हर स्टेटमेंट के आगे स्यात लगाना चाहिए। स्यात का मतलब है शायद या एक खास नजरिए से। जैसे हम कहते हैं ना कि मेरे नजरिए से देखें तो। हाँ, जैसे एक नजरिए से देखें तो ये बात सही है। ये सिद्धांत इंसान के बौद्धिक अहंकार या इंटेलेक्चुअल एरोगेंस को जड़ से खत्म कर देता है। आप ये मान लेते हैं कि सामने वाले का विचार भी आंशिक रूप से सच हो सकता है। इस पूरी यात्रा को अगर हम एक जगह समेटें तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि भारतीय दर्शन शास्त्र की ये विभिन्न स्कूल्स सिर्फ पुराने जमाने की थ्योरीज नहीं है। चाहे वो सांख्य का 25 तत्वों का विश्लेषण हो, वेदांत की मनोवैज्ञानिक सीखने की प्रक्रिया हो, न्याय का लॉजिकल डिडक्शन हो या बुद्ध का व्यवहारिक नजरिया हो, ये सब असल में टूल किट्स हैं। टूल किट्स। हाँ, ये हमें ये नहीं बताते कि हमें क्या सोचना है, बल्कि ये हमें कैसे सोचना है इसके बेहतरीन फ्रेमवर्क देते हैं। और यही बात इन एकेडमिक नोट्स को सिर्फ परीक्षा पास करने के नोट्स से उठाकर जीवन जीने के नोट्स बना देती है। बिल्कुल सही कहा। आज की ये चर्चा वाकई में दिमाग के कई बंद खिड़की दरवाजे खोलने वाली रही। तो ज्ञान की इस गहन चर्चा को आज हम यहीं विराम देते हैं। लेकिन जाने से पहले मैं यहाँ सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। अभी हमने जैन दर्शन के स्यादवाद की बात की। आज के डिजिटल युग में जहां हर इंसान सोशल मीडिया के इको चेम्बर में बंद है, हर कोई अपनी ही बात को अंतिम और पूर्ण सत्य मानकर दूसरों से लड़ने मरने को तैयार है। ऐसे में क्या स्यादवाद, सत्य की सापेक्षता का ये प्राचीन सिद्धांत हमारे इस बुरी तरह से बटे हुए और ध्रुवीकृत समाज के लिए सबसे सटीक इलाज नहीं हो सकता? सोचिए, अगर हम सिर्फ एक पल के लिए अपने अहंकार को किनारे रखकर ये मान ले कि हमारी सच्चाई इस पूरी सच्चाई का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, तो ये दुनिया कितनी बदल सकती है। एक बहुत ही गहरा और जरूरी विचार है ये। इस पर जरूर सोचिएगा। आज हमारे साथ इस बौद्धिक सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान की इस असीमित दुनिया में फिर किसी नए विषय के साथ गोता लगाएंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए। शिक्षा जगत के इस अद्भुत सफर और आज की इस अत्यंत विशेष गहन चर्चा में स्वागत है। उच्च शिक्षा की परीक्षाओं, विशेष रूप से अगर हम बात करें यूजीसी नेट, जेआरएफ और यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की, तो उसके तैयारी की दिशा में आज का हमारा ये विश्लेषण बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बिल्कुल। आज हम शैक्षिक अध्ययन के दार्शनिक आधार से जुड़े कुछ बेहद प्रामाणिक और विस्तृत नोट्स का विश्लेषण कर रहे हैं जो एजुकेशन क्लासेस से लिए गए हैं। हमारा विषय है यूनिट 1 से भारत के 4 प्रमुख शैक्षिक विचारक स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और श्री अरबिंदो। और देखिए, आज का हमारा मिशन केवल कुछ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि इन महान विचारकों ने शिक्षा की असल आत्मा को कैसे देखा। हाँ, और ये समझना इसलिए भी बहुत आवश्यक है क्योंकि इन विचारकों ने केवल कुछ सैद्धांतिक किताबें नहीं लिखी थी। उन्होंने इंसान के अस्तित्व, उसकी चेतना और शिक्षा के मूल अर्थ को ही पूरी तरह से फिर से परिभाषित कर दिया था। जब हम दार्शनिक आधार की बात करते हैं तो हम वास्तव में ये देख रहे होते हैं कि कोई समाज अपने भविष्य के नागरिकों को कैसे गढ़ने वाला है। सही कहा। इन चारों का दृष्टिकोण एक दूसरे से काफी अलग था, लेकिन उन सभी का अंतिम लक्ष्य एक ऐसे मनुष्य का निर्माण करना था जो केवल रटी रटाई सूचनाओं का कोई डेटाबेस ना हो, बल्कि एक पूर्ण, स्वतंत्र और जागृत इकाई हो। ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं।
इस चर्चा की शुरुआत स्वामी विवेकानंद और उनके मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा यानी मैन मेकिंग एजुकेशन के सिद्धांत से करते हैं। उनके दार्शनिक आधार को नव वेदांत और अद्वैत वेदांत कहा गया है। उनका मूल विश्वास था कि प्रत्येक आत्मा संभावित रूप से ईश्वरीय है। इन नोट्स में शिक्षा की एक बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा दी गई है जो बार बार परीक्षाओं में आती है। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन। इसे समझाने के लिए खिलते हुए कमल के फूल का बहुत ही सुंदर रूपक दिया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि ज्ञान बाहर से किसी के दिमाग में डाला नहीं जाता। बिल्कुल। सारा ज्ञान हमारी आत्मा के अंदर ही मौजूद है। शिक्षा का काम केवल अज्ञान का आवरण हटाना है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि स्वामी विवेकानंद ने कितनी खूबसूरती से दो अलग अलग दुनियाओं का समन्वय, मेरा मतलब है उनका सिंथेसिस किया। एक तरफ भारत का गहरा आध्यात्मिक ज्ञान था जिसे हम वेदांत कहते हैं, और दूसरी तरफ पश्चिम का आधुनिक विज्ञान। उन्होंने इन दोनों को मिलाकर एक नया दृष्टिकोण दिया। और जहां तक उस पूर्णता की अभिव्यक्ति वाली बात है, ये परंपरागत शिक्षा प्रणाली के लिए एक बहुत बड़ा वैचारिक झटका था। अगर ज्ञान पहले से ही अंदर है तो शिक्षक का काम ज्ञान देना नहीं है, बल्कि सिर्फ उस पर पड़ी अज्ञान की धूल को हटाना है। इंसान के भीतर पहले से ही मौजूद है, तो फिर हमें इन बड़े बड़े स्कूलों या कॉलेजों या कठोर अनुशासन की आवश्यकता ही क्या है? कोई भी व्यक्ति खुद ही ज्ञानी क्यों नहीं हो जाता? ये एक बहुत ही सटीक सवाल है और इसका उत्तर अज्ञान के उसी आवरण में छिपा है जिसकी हमने अभी बात की। ज्ञान भीतर है, लेकिन वो अज्ञान, पूर्वग्रहों और कमजोरियों की कई परतों से ढका हुआ है। स्वामी जी का मानना था कि इन परतों को हटाने के लिए एक बाहरी मदद यानी एक सही वातावरण की आवश्यकता होती है। अच्छा। इसीलिए उन्होंने दरिद्र नारायण का एक बहुत ही सशक्त विचार दिया कि मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। उनके अनुसार जब हम दूसरों की निस्वार्थ सेवा करते हैं तो हमारे अहंकार और अज्ञान का पर्दा हटता है और भीतर की पूर्णता प्रकट होने लगती है। तो पर इतना ज्यादा जोर दिया गया है। मुझे इन नोट्स में जो बात सबसे ज्यादा चौंका गई वो शारीरिक बल को लेकर उनका एक कथन है। हाँ, वो फुटबॉल वाला कथन। बिल्कुल। विवेकानंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि गीता पढ़ने की तुलना में फुटबॉल खेलने से तुम स्वर्ग के अधिक निकट होगे। एक आध्यात्मिक गुरु से ऐसी बात सुनना कितना क्रांतिकारी लगता है। ये क्रांतिकारी इसलिए है क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही गहरा दर्शन है। अगर हम इसके क्यों पर विचार करें कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो ये आत्मनिर्भरता से जुड़ा है। विवेकानंद जी का स्पष्ट मानना था कि एक कमजोर और बीमार शरीर में एक मजबूत दिमाग या एक अडिग चरित्र कभी निवास नहीं कर सकता। सही बात है। बिना लोहे जैसी इच्छा शक्ति और मजबूत स्नायु तंत्र के कोई भी व्यक्ति समाज की सेवा कैसे कर सकता है? दरिद्र और वंचितों की सेवा के लिए भी एक मजबूत शरीर की आवश्यकता होती है। नैतिक अखंडता बिना शारीरिक शक्ति के नहीं आ सकती। तथ्यों को रटने के बजाय एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन को शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया और इस एकाग्रता शक्ति को विकसित करने के लिए ब्रह्मचर्य को आवश्यक बताया गया। लेकिन सबसे दिलचस्प बात मुझे शिक्षक की भूमिका को लेकर लगी, जहां शिक्षक की तुलना एक माली से की गई है, एक गार्डनर से। ये माली का रूपक सच में बहुत ही गहरा है। देखिए, एक माली किसी बीज को पेड़ नहीं बनाता। बीज के भीतर पेड़ बनने की पूरी क्षमता पहले से मौजूद है। माली केवल मिट्टी तैयार करता है, सही मात्रा में पानी देता है और पौधे के विकास में आने वाले कीड़ों या खरपतवार को हटाता है। हाँ। पौधा अपनी प्रकृति के अनुसार खुद बढ़ता है। ठीक इसी तरह विवेकानंद जी के अनुसार एक शिक्षक का काम तथ्यों की एक बाल्टी लेकर छात्र के दिमाग में उड़ेलना नहीं है। शिक्षक का काम केवल ज्ञान के विकास में आने वाली बाधाओं को हटाना और संसाधन देना है। विवेकानंद जी के इस माली वाले विचार से एक बात स्पष्ट होती है कि ज्ञान थोपा नहीं जा सकता। और दिलचस्प बात यह है कि यही स्वतंत्रता और पौधे के स्वाभाविक विकास का विचार हमें रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन में एक बिल्कुल अलग और विशाल रूप में देखने को मिलता है। बिल्कुल। टैगोर का पूरा दार्शनिक आधार प्रकृतिवाद और विश्व भारती पर टिका है। उनका मुख्य कीवर्ड है सामंजस्य, हार्मनी। स्रोत में दी गई उस सशक्त बात का मैं जिक्र करना चाहूंगी जहां टैगोर तोते की शिक्षा, जिसे पैरट्स ट्रेनिंग कहा गया है, उसका कड़ा विरोध करते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो तोते की शिक्षा का वह दृष्टांत टैगोर की सबसे बड़ी चेतावनियों में से एक है। वो रटने की विद्या, रोट लर्निंग पर एक करारा व्यंग्य है। टैगोर ये बताना चाह रहे थे कि 4 दीवारों में बंद करके, प्रकृति से काटकर बच्चों को सिर्फ रटाना उनकी आत्मा को मार देता है। कि प्रकृति ही सबसे बड़ी शिक्षिका है। दूसरा, मानवतावाद,
कि मानव प्रेम ही सर्वोच्च धर्म है। तीसरा अंतर्राष्ट्रीयतावाद जो विश्व बंधुत्व की बात करता है। और चौथा आदर्शवाद यानी ईश्वर में एकता। लेकिन बिना कुछ रटे या याद किए केवल प्रकृति के बीच रहने से बुनियादी नींव कैसे बनेगी? मेरा मतलब है, टैगोर ने इस चुनौती को कैसे देखा? क्योंकि परीक्षाओं के लिए तो कुछ तय पाठ्यक्रम होता ही है। ये एक बहुत ही व्यावहारिक चिंता है। टैगोर शिक्षा या ज्ञान के खिलाफ नहीं थे, बल्कि ज्ञान थोपने के तरीके के खिलाफ थे। इसी को सुलझाने के लिए उन्होंने आनंददायक शिक्षण, जॉयफुल लर्निंग का मॉडल दिया। उनका मानना था कि जब बच्चा प्रकृति के करीब होता है तो उसकी जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से जागती है। उनका एक सीधा क्रम था। पहले शरीर सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव बॉडी, उससे मन रचनात्मक बनता है, क्रिएटिव माइंड, और तब जाके सीखना एक बोझ न बनकर जॉयफुल लर्निंग बन जाता है। यही कारण है कि पाठ्यक्रम में उन्होंने मातृभाषा के उपयोग को अनिवार्य बताया, ताकि समझने में कोई मानसिक तनाव ना हो। साथ ही कलाओं को, जैसे संगीत, नृत्य, फाइन आर्ट्स को विज्ञान के बराबर का महत्व दिया गया। इन नोट्स में एक बहुत ही अद्भुत शिक्षण विधि का जिक्र है, भ्रमण के दौरान शिक्षण, टीचिंग वाइल वॉकिंग। भ्रमण के दौरान शिक्षण का तर्क मानव मनोविज्ञान पर आधारित है। जब शरीर एक जगह स्थिर होकर बैठता है तो कुछ समय बाद मन में भी जड़ता आने लगती है। लेकिन जब शरीर सक्रिय रूप से प्रकृति के बीच घूम रहा होता है तो मस्तिष्क अधिक सतर्क और ग्रहणशील होता है। और ये सब तभी संभव है जब अनुशासन के नाम पर छात्रों को डराया न जाए। टैगोर ने पूर्ण स्वतंत्रता, एब्सोल्यूट फ्रीडम की वकालत की और हर प्रकार के दंड ना देने के सिद्धांत पर जोर दिया। इसी पूर्ण स्वतंत्रता और प्रकृति प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण 1901 में स्थापित उनका संस्थान शांति निकेतन है, जो बाद में विश्व भारती बना। हाँ, शांति निकेतन। कल्पना कीजिए एक विशाल पेड़ की छांव में चल रही खुली कक्षाओं की, ओपन एयर स्कूल, जहां बच्चे मिट्टी पर बैठकर सीख रहे हैं। इस विश्व भारती का आदर्श वाक्य है, यत्र विश्वम भवति एक नीडम, जिसका अर्थ है जहां संपूर्ण विश्व एक घोंसले में समा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति का मिलन था। ये एक घोंसला वाला विचार उनके अंतर्राष्ट्रीयतावाद का सबसे बड़ा प्रतीक है। वो सिर्फ भारतीय ज्ञान तक सीमित नहीं रहना चाहते थे, बल्कि पूरी दुनिया की बेहतरीन बौद्धिक और कलात्मक उपलब्धियों को एक जगह लाना चाहते थे, और वो भी प्रकृति के बिल्कुल बीचों बीच। यहाँ ये विषय बहुत ही दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब हम टैगोर की प्रकृति और कला से आगे बढ़ते हैं तो हम महात्मा गांधी के दर्शन पर पहुंचते हैं, जहां शिक्षा सीधे श्रम और समाज से जुड़ जाती है। गांधी जी को एक व्यवहारिक आदर्शवादी, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहा गया है। बिल्कुल। उनका दर्शन भी एक संगम था, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद का। गांधी जी ने शिक्षा की जो प्रसिद्ध परिभाषा दी है वो ये है, बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा का सर्वांगीण विकास। इसे 3H का नाम दिया गया, हेड, हार्ट और हैंड का एक साथ विकास। व्यवहारिक आदर्शवादी शब्द उनके लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। गांधी जी के लक्ष्य बहुत ऊंचे और आदर्श थे, जैसे सत्य, अहिंसा और सर्वोदय। लेकिन उन लक्ष्यों को पाने का जो तरीका उन्होंने सुझाया वो पूरी तरह से व्यवहारिक और जमीन से जुड़ा था। वे समझ गए थे कि भारत जैसे ग्रामीण देश में किताबी शिक्षा काम नहीं आएगी। शिक्षा को वास्तविक जीवन के कौशल से जुड़ना ही होगा, तभी कोई व्यक्ति स्वावलंबी बन सकेगा। और परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो 1937 की वर्धा शिक्षा योजना, जिसे हम नई तालीम के नाम से जानते हैं, उसके प्रमुख बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, और शिक्षा का माध्यम पूरी तरह से मातृभाषा होना चाहिए। बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी इसका हस्तशिल्प केंद्रित होना, क्राफ्ट सेंटर्ड, और स्वावलंबी होना, जिसे सेल्फ सपोर्टिंग कहते हैं। इस पर हमें गहराई में जाना चाहिए। बच्चे स्कूलों में केवल बैठकर सुनते नहीं थे, वे सूत काटते थे, बुनाई करते थे या कृषि के काम करते थे। ये विचार उस समय के लिए कितना क्रांतिकारी था कि उत्पाद बना के स्कूल का खर्च निकाला जाए। लेकिन यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है, बच्चों से स्कूलों में काम करवाना और उनके बनाए उत्पादों को बेचकर स्कूल का खर्च निकालना, क्या ये एक तरह का बाल श्रम नहीं लगता? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है, और उस दौर में भी ये बहस हुई थी। लेकिन गांधी जी का दृष्टिकोण आर्थिक से ज्यादा मनोवैज्ञानिक था। वे इसे बाल श्रम नहीं, बल्कि श्रम की गरिमा, डिग्निटी ऑफ लेबर मानते थे।
जब बच्चा अपने हाथों से कुछ बनाता है तो उसमें शारीरिक श्रम करने वालों का सम्मान करने की भावना आती है। और स्वावलंबी होने का विचार इसलिए था ताकि शिक्षा सिर्फ अमीरों तक सीमित न रहे, वो अपना खर्च खुद निकाल सके। लर्निंग बाय डूइंग और कमाते हुए सीखना, लर्निंग बाय अर्निंग पे बात की गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है समवाय विधि, कोरिलेशन मेथड। यह सच में बहुत ही अनूठा तरीका है। इसमें इतिहास, भूगोल, गणित और विज्ञान जैसे विषयों को अलग अलग नहीं बल्कि किसी न किसी शिल्प के साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है। समवाय विधि वास्तव में ज्ञान को टुकड़ों में बांटने के बजाय उसे एक संपूर्ण अनुभव बनाने का प्रयास है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक छात्र सूत कात रहा है। अब शिक्षक उस तकली के माध्यम से कपास के इतिहास के बारे में बता सकता है। फिर वह समझा सकता है कि कपास किन भौगोलिक परिस्थितियों में उगता है। ये भूगोल हो गया। सूत के वजन से गणित के सूत्र सिखाए जा सकते हैं और कपास के रेशों से विज्ञान का ज्ञान दिया जा सकता है। ये विषयों को जोड़ने का एकदम जीवंत कार्यान्वयन है। ये सच में अद्भुत है। और जब हम जीवन और विकास की बात कर रहे हैं तो अब हम अपने अंतिम और शायद सबसे दार्शनिक विचारक की ओर रुख करते हैं, श्री अरबिंदो। उनका दर्शन समग्र योग, इंटीग्रल योगा और अतिमानस सुपरमाइंड के अत्यंत गहरे वैचारिक आधार पर टिका है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि हम मनुष्य के रूप में अपनी यात्रा को कैसे देखते हैं। श्री अरबिंदो का दर्शन हमें बताता है कि मानव विकास की अंतिम कड़ी नहीं है बल्कि एक संक्रमणकालीन प्राणी है, ट्रांजिशनल बीइंग। चेतना के विकास की सीढ़ी पर अगर हम देखें तो यात्रा जड़ यानी मैटर से शुरू होती है, प्राण यानी लाइफ में बदलती है, फिर मन यानी माइंड तक पहुंचती है और शिक्षा का अंतिम लक्ष्य इस मन को विकसित करके अतिमानस यानी सुपर माइंड तक ले जाना है। अतिमानस तक पहुंचने के लिए उन्होंने समग्र शिक्षा, इंटीग्रल एजुकेशन के 5 पहलू बताए हैं। शारीरिक, प्राणिक जो भावनाओं का नियंत्रण है, मानसिक, चैत्य यानी साइकिक और आध्यात्मिक। इन सब में चैत्य यानी आंतरिक आत्मा के जागरण को सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना गया है। चैत्य को सबसे महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है क्योंकि यही वो केंद्र है जो बाकी सभी पहलुओं को एक साथ बांधता है। अगर भीतर की आत्मा जागृत न हो तो मनुष्य अतिमानस तक नहीं पहुंच सकता। यह वो पुल है जो हमें ईश्वरीय चेतना से जोड़ता है। और इस प्रक्रिया में शिक्षक क्या कर सकता है? अरबिंदो ने शिक्षण के 3 सत्य सिद्धांत दिए हैं। पहला, कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, नथिंग कैन बी टॉट। शिक्षक केवल गाइड है। दूसरा, मन के विकास में मन से ही परामर्श लेना चाहिए। और तीसरा, समीप से दूर की ओर यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना। उनका पहला सिद्धांत, कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, हमें सीधे तौर पर विवेकानंद जी के माली वाले रूपक की याद दिलाता है। अरबिंदो भी मान रहे थे कि ज्ञान भीतर है, शिक्षक थोप नहीं सकता, वो केवल मार्गदर्शन दे सकता है। और दूसरा सिद्धांत मनोवैज्ञानिक सत्य है कि आप बच्चे की मूल प्रकृति के खिलाफ जाकर कुछ नहीं सिखा सकते। तो आखिर तुम सबका मतलब क्या है? अगर हम परीक्षा के लिए इसे समेटें तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इन चारों विचारकों ने शिक्षा का केंद्र क्या माना और शिक्षक की भूमिका क्या है। अगर हम विवेकानंद जी की बात करें तो उनके लिए शिक्षा का केंद्र मन की एकाग्रता है और शिक्षक की भूमिका एक माली की है। बिल्कुल। टैगोर के लिए शिक्षा का केंद्र प्रकृति और आनंद है, जहाँ शिक्षक एक मित्र या मार्गदर्शक की तरह है। गांधी जी के लिए शिक्षा का केंद्र हस्तशिल्प है और शिक्षक एक आदर्श व्यक्ति या नैतिक मार्गदर्शक है। और अंत में अरबिंदो के लिए शिक्षा का केंद्र चेतना का विकास है, जहाँ शिक्षक एक सहायक या हेल्पर की भूमिका में है। ये तुलना बहुत जरूरी है। और स्रोत में दिए गए मैच द कीवर्ड्स का तेजी से उल्लेख करें तो मैनिफेस्टेशन कीवर्ड आते ही विवेकानंद, हार्मनी का संबंध टैगोर से, 3H या सेल्फ सपोर्टिंग आती ही गांधी और सुपर माइंड या साइकिक बीइंग आते ही श्री अरबिंदो। यह ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए अचूक रणनीति है। पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखें तो यही तथ्य सीधे पूछे जाते हैं। 1937 की नई तालीम, पूर्णता की अभिव्यक्ति किसकी परिभाषा है, शांति निकेतन का आधार या नथिंग कैन बी टॉट का सिद्धांत, ये सब परीक्षा के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल। हमने इस चर्चा में भारतीय शैक्षिक दर्शन के विभिन्न आयामों को गहराई से समझा, लेकिन चर्चा को समाप्त करने से पहले एक विचार जो दिमाग में आ रहा है, इन चारों महान विचारकों ने ये माना कि शिक्षा भीतर से बाहर की ओर आती है, चाहे वो आत्मा की अभिव्यक्ति हो, प्रकृति के साथ सामंजस्य हो, हाथों का कौशल हो या चेतना का विकास हो।
तो फिर आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था अब भी उस तोते की शिक्षा पर इतनी निर्भर क्यों है, जिसके खिलाफ टैगोर ने इतनी चेतावनी दी थी? ये सच में सोचने वाली बात है। आज की इस गहन चर्चा में बस इतना ही। अगले भाग में पाश्चात्य दर्शन के सिद्धांतों पर दृष्टि डाली जाएगी। तब तक के लिए इन विचारों पर मनन करते रहिए। इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज का विषय थोड़ा अलग है और बहुत ही दिलचस्प भी। बिल्कुल, और ये एक ऐसा विषय है जो सीधे हमारी सोच से जुड़ा है। हाँ, मैंने अभी यूजीसी नेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनाए गए कुछ बेहतरीन नोट्स खंगाले हैं। इन नोट्स का मुख्य विषय है शिक्षा के दार्शनिक आधार, या जिसे हम फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन कहते हैं। सही कहा। सच कहूं तो शुरुआत में मुझे लगा कि ये बहुत ही भारी भरकम और बोरिंग टॉपिक होगा, लेकिन जैसे जैसे मैंने इसे पढ़ा मुझे एहसास हुआ कि ये तो सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा है कि हम इंसान कैसे सोचते हैं और हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाना चाहते हैं। यही तो इस विषय की सबसे खूबसूरत बात है। दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल धूल भरी पुरानी किताबों में बंद है। मतलब ये आज भी प्रासंगिक है। एकदम प्रासंगिक है। ये असल में वो चश्मा है, वो लेंस है जिसके माध्यम से हम आज की पूरी शिक्षा प्रणाली को देखते हैं। जब हम इन दार्शनिक आधारों पर चर्चा करते हैं तो हम बुनियादी तौर पर दो बड़े सवालों के जवाब खोज रहे होते हैं। क्या पढ़ाया जाना चाहिए और क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? राइट। एग्जैक्टली। क्लासरूम में क्या और क्यों पढ़ाया जाए? हर दर्शन, हर थिंकर के पास इन सवालों का अपना एक अलग और अनूठा जवाब है, और जब हम इन अलग अलग जवाबों को एक साथ रखकर देखते हैं तो शिक्षा का एक बहुत ही व्यापक चित्र उभर कर आता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस चित्र के पहले हिस्से पर आते हैं। नोट्स में सबसे पहले उस बहस का जिक्र है जो शायद इंसानियत की सबसे पुरानी बहस है, मन बनाम पदार्थ की बहस। हाँ, मन बनाम पदार्थ, यानी आइडियलिज्म और रियलिज्म। आदर्शवाद या आइडियलिज्म दर्शन की सबसे पुरानी विचारधारा मानी जाती है। अगर हम इसके नाम को ही देखें तो ये आइडिया और इज्म से मिलकर बना है। तकनीकी रूप से इसे विचारवाद कहना ज्यादा सही लगता है। बिल्कुल, क्योंकि ये विचारों पर ही टिका है। इस दर्शन का सीधा सा मानना है कि जो अंतिम सत्य है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक या मानसिक है। ये जो भौतिक दुनिया हमें अपनी आंखों से दिखाई देती है, ये सिर्फ एक माया है, एक भ्रम है। प्लेटो, सुकरात, कांट और हेगल जैसे बड़े नाम इसके समर्थक हैं। इनके हिसाब से मन हमेशा पदार्थ या मैटर से श्रेष्ठ है। इस विचारधारा को थोड़ी और गहराई से समझने के लिए हमें इनके सोचने के तरीके को देखना होगा, यानी ज्ञान मीमांसा, जिसे हम एपिस्टेमोलॉजी कहते हैं, और इनकी मूल्य मीमांसा यानी एक्सियोलॉजी पर गौर करना होगा। ये एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। बहुत ज्यादा। देखिए, आइडियलिज्म की एपिस्टेमोलॉजी कहती है कि ज्ञान का असली स्रोत हमारा मन, हमारा तर्क और हमारा इंट्यूशन है। ये पूरी तरह से बुद्धिवाद पर निर्भर करता है। ये लोग हमारी इंद्रियों यानी सेंसेस से मिलने वाले ज्ञान को सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि आंखें और कान धोखा दे सकते हैं। सही कहा, लेकिन शुद्ध विचार कभी धोखा नहीं देते। और अगर एक्सियोलॉजी की बात करें तो ये हिस्सा बहुत ही दिलचस्प है। आदर्शवाद मानता है कि जो मूल्य या वैल्यूज हैं वे शाश्वत और निरपेक्ष होते हैं। वे समय के साथ बदलते नहीं हैं, जिन्हें हम सत्यम, शिवम और सुंदरम कहते हैं। हाँ, सत्य, अच्छाई और सौंदर्य, ये ऐसे मूल्य हैं जो इंसानों ने अपनी सुविधा के लिए नहीं बनाए हैं, बल्कि ये इस ब्रह्मांड में हमेशा से मौजूद हैं। ये बहुत ही गहरा विचार है, लेकिन जब हम इसे सीधे तौर पर क्लासरूम या शिक्षा के क्षेत्र में लाते हैं तो ये थोड़ा किताबी लगने लगता है। नोट्स के अनुसार आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सेल्फ रियलाइजेशन या आत्मा अनुभूति है। क्योंकि वे विचारों पर इतना जोर देते हैं, इसलिए उनका सिलेबस भी फिलॉसफी, साहित्य और कला जैसे विषयों से भरा होता है। लेकिन मुझे यहाँ सबसे रोचक बात फ्रोबेल की लगी। फ्रोबेल ने एक बहुत ही सुंदर एनालॉजी दी है। वे कहते हैं कि एक स्कूल असल में एक बाग है, बच्चा एक छोटा सा पौधा और शिक्षक एक माली है। यहाँ शिक्षक का दर्जा बहुत ऊंचा रखा गया है। बच्चा शिक्षक के आदर्श चरित्र को देखकर सीखता है। लेकिन क्या ये आज के समय में थोड़ा अव्यवहारिक नहीं लगता? मतलब क्या हर शिक्षक इतना आदर्श हो सकता है?
यही तो वो सवाल है जिसने रियलिज्म या यथार्थवाद को जन्म दिया। आदर्शवाद की एक बहुत ही स्पष्ट प्रतिक्रिया के रूप में अरस्तू और फ्रांसिस बेकन जैसे विचारकों ने यथार्थवाद की नींव रखी। इसे हम पदार्थ का दर्शन कह सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। यथार्थवादियों ने कहा कि नहीं, ये भौतिक दुनिया कोई माया या भ्रम नहीं है, यही अंतिम सत्य है। वस्तुएं हमारे मन से स्वतंत्र रूप से मौजूद है। मतलब अगर मैं किसी पेड़ के बारे में नहीं सोच रहा हूँ तब भी वो पेड़ वहाँ जंगल में मौजूद है। एग्जैक्टली, यहाँ पदार्थ या मैटर मन से बड़ा हो जाता है। और यहीं पर मुझे नोट्स में एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट मिला जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, जॉन लॉक का टैबुला रासा, या जिसे कोरी स्लेट का सिद्धांत कहते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यथार्थवाद मानता है कि ज्ञान हमारी इंद्रियों से आता है। लॉक का कहना था कि जब इंसान पैदा होता है तो उसका दिमाग एक बिल्कुल खाली स्लेट की तरह होता है। उसमें पहले से कोई विचार या सत्यम शिवम सुंदरम फीड नहीं होते। हम दुनिया को देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं और वे अनुभव हमारी उस खाली स्लेट पर ज्ञान लिखते जाते हैं। ये मुझे काफी लॉजिकल लगता है। और अगर ज्ञान अनुभव और इंद्रियों से आ रहा है तो जाहिर है कि शिक्षा भी उसी दिशा में जाएगी। यथार्थवादी शिक्षा का मुख्य फोकस इंसान को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना है। वे चाहते हैं कि बच्चा विज्ञान पढ़े, जैसे भौतिकी, जीव विज्ञान, गणित, और पढ़ाने के लिए वैज्ञानिक तरीके इस्तेमाल किए जाएं। हाँ, पहले चीजों को ऑब्जर्व करो, फिर एक हाइपोथेसिस या परिकल्पना बनाओ, उस पर एक्सपेरिमेंट करो और फिर निष्कर्ष निकालो। फ्रांसिस बेकन की आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो यहाँ शिक्षक माली नहीं है। नहीं, यहाँ शिक्षक एक ऐसा गाइड है जो दुनिया की वास्तविकता से परिचित कराता है। अनुशासन भी प्राकृतिक और सामाजिक नियमों पर आधारित एक ऑब्जेक्टिव अनुशासन होता है। चलिए अब स्कूल की इन सख्त दीवारों और वैज्ञानिक प्रयोगों से थोड़ा बाहर निकलते हैं। अगला दर्शन तो पूरी तरह से सिस्टम के ही खिलाफ खड़ा हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ नेचुरलिज्म या प्रकृतिवाद की। रूसो का दर्शन। हाँ, इसकी शुरुआत रूसो के उस मशहूर नारे से होती है कि प्रकृति की ओर लौटो। इस दर्शन का मूल विचार ये है कि प्रकृति ही सब कुछ है, वही अंतिम सत्य है। ये किसी भी तरह की अलौकिक शक्ति या ईश्वर को नकारता है। रूसो का मानना था कि समाज पूरी तरह से कृत्रिम है। उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है कि ईश्वर हर चीज को अच्छा बनाता है, लेकिन इंसान उसमें दखल देता है और उसे बिगाड़ देता है। और इसी दर्शन से शिक्षा का वो कॉन्सेप्ट निकलता है जिसे रूसो ने अपनी प्रसिद्ध किताब एमिल में पेश किया था, नेगेटिव एजुकेशन या निषेधात्मक शिक्षा। तो फिर इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें उन पारंपरिक और कृत्रिम तरीकों से न पढ़ाया जाए जो समाज ने थोपे हैं। रूसो का तो यहाँ तक कहना था कि किताबें पढ़ना बचपन का सबसे बड़ा अभिशाप है। कोई सीधे नैतिक उपदेश नहीं होने चाहिए। रुको, कोई किताबें नहीं, ये तो आज के समय में तबाही मचा देगा। बिना किताबों के, बिना किसी सख्त टाइम टेबल के बच्चा सीखेगा कैसे? मुझे तो ये किसी बुरे सपने जैसा लग रहा है, जहां बच्चे क्लासरूम में बस उछल कूद कर रहे हैं। अनुशासन कहां से आएगा? प्रकृतिवाद के पास इसका एक बहुत ही सीधा जवाब है, प्राकृतिक परिणाम या नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस। वो कहते हैं कि बच्चा अपने आप सीखेगा जब प्रकृति उसे सिखाएगी। अच्छा, जैसे अगर आग को छुएगा तो हाथ जलेगा। बिल्कुल, और वो हमेशा के लिए सीख जाएगा कि आग खतरनाक है। उसे किताब में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आग से दूर रहो। यहाँ शिक्षक की भूमिका बिल्कुल बदल जाती है। तो वो एक ऑब्जर्वर बन जाता है। हाँ, आदर्शवाद में जो शिक्षक एक माली के रूप में सर्वोच्च था, प्रकृतिवाद में वो केवल एक पर्दे के पीछे रहने वाला ऑब्जर्वर और फैसिलिटेटर बन जाता है। शिक्षा पूरी तरह से चाइल्ड सेंटर्ड हो जाती है। बच्चा करके सीखता है, खेल खेल में सीखता है। इसका अंतिम लक्ष्य बच्चे की आत्मा अभिव्यक्ति है। हाँ, एक प्राकृतिक वातावरण में उसका विकास करना। ये तो काफी क्रांतिकारी विचार है। लेकिन अब जरा अटलांटिक पार करके अमेरिका चलते हैं, जहां से एक बहुत ही प्रैक्टिकल दर्शन निकल कर आया, प्रैग्मैटिज्म या प्रयोजनवाद, जिसे हम प्रयोगवाद भी कहते हैं। इसके सबसे बड़े समर्थक जॉन डेवी, विलियम जेम्स और किलपैट्रिक माने जाते हैं। इस दर्शन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये मानता है कि वास्तविकता हमेशा बदलती रहती है, कोई भी चीज फिक्स नहीं है। इनका एक सीधा सा मंत्र है, सत्य वो है जो काम करे। यानी ट्रूथ इज व्हाट वर्क्स। ये कुछ वैसा ही है जैसे अगर टीवी का रिमोट काम नहीं कर रहा और आपने उसे 2 बार हाथ पर पटका और वो चल गया, तो प्रैग्मैटिज्म के हिसाब से उस पल के लिए वही सही तरीका है। ये एनालॉजी बहुत सटीक है, क्योंकि सत्य और मूल्य हमेशा बदल रहे हैं,
इसलिए प्रयोजनवाद में शिक्षा का कोई एक निश्चित या पहले से तय किया हुआ उद्देश्य नहीं होता। वे नहीं मानते कि बच्चे को किसी एक परम सत्य तक पहुंचना है। नहीं, इसके बजाय जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक दक्षता हासिल करना है, ताकि बच्चा समाज में अच्छे से रह सके और लगातार अपना विकास कर सके। इनका सिलेबस पूरी तरह से उपयोगिता पर आधारित होता है। जो चीज जीवन में काम आए बस वही पढ़ाओ। और परीक्षाओं के लिए यहाँ से जो सबसे अहम सवाल बनता है वो है इनकी पढ़ाने की विधि। प्रयोजनवाद ने हमें प्रोजेक्ट मेथड दिया है जिसे W.H. किलपैट्रिक ने विकसित किया था। इसमें 4 बहुत ही स्पष्ट चरण होते हैं। पहले एक उद्देश्य या पर्पस तय करो, फिर उसकी प्लानिंग करो, उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करो और अंत में इवैल्यूएट करो कि काम कैसा हुआ। इस पूरे प्रोसेस में शिक्षक एक मित्र और मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। इस तरह हमने देखा कि आदर्शवाद मूल्यों पर टिका था, यथार्थवाद विज्ञान पर, प्रकृतिवाद आजादी पर और प्रयोजनवाद उपयोगिता पर। लेकिन एक और पश्चिमी दर्शन है जो सिस्टम या समाज की नहीं बल्कि सीधे सीधे व्यक्ति की बात करता है। अस्तित्ववाद या एग्जिस्टेंशियलिज्म। जियां पॉल सार्थ और कीरकेगार्ड इसके मुख्य चेहरे हैं। इस दर्शन का पूरा सार एक वाक्य में छिपा है। अस्तित्व सार से पहले है, यानी एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। अस्तित्व सार से पहले है। ये सुनने में बहुत ही भारी भरकम फिलॉसफी लगती है। अगर से हम रोजमर्रा की भाषा में समझें तो उसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि जब इंसान पैदा होता है तो उसका कोई पहले से तय किया हुआ लक्ष्य या सार नहीं होता। आप एक कोरी स्लेट तो है, लेकिन उस स्लेट पर दुनिया कुछ नहीं लिखेगी, बल्कि आपको खुद लिखना है। यानी हम अपनी कहानी खुद लिखते हैं? बिल्कुल। इंसान पहले इस दुनिया में आता है, उसका अस्तित्व कायम होता है और फिर वो अपनी जिंदगी में जो चॉइसेस बनाता है, जो फैसले लेता है, उसी से वो खुद को परिभाषित करता है। इसलिए अस्तित्ववाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और उन चुनावों की जिम्मेदारी सबसे बड़ी चीजें हैं। एकदम सही। अगर आप कोई फैसला लेते हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। आप समाज या हालात को दोष नहीं दे सकते। शिक्षा के मामले में ये दर्शन चाहता है कि हम ऐसे लोग तैयार करें जो अपनी असली पहचान खुद खोज सके। पश्चिमी दर्शन की ये यात्रा सच में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन जब मैंने नोट्स का अगला हिस्सा पलटा तो एक बिल्कुल ही अलग दुनिया सामने आ गई। भारतीय दर्शन की दुनिया। हाँ, पश्चिमी दुनिया से अब हम भारत की ओर चलते हैं, जहां दर्शन का आधार बहुत प्राचीन और गहरा है। हमारी स्रोत सामग्री में परीक्षाओं के लिए भारतीय विचारधाराओं का भी बहुत विस्तार से जिक्र है। और ये सिर्फ पुराने मंत्रों की बात नहीं है, बल्कि जीवन को देखने का एक पूरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक नजरिया है। बिल्कुल। भारतीय दर्शन की जड़ों में जाएं तो सबसे पहले सांख्य दर्शन का जिक्र आता है, जिसके प्रतिपादक कपिल मुनि हैं। सांख्य दर्शन का मूल विचार द्वैतवाद या ड्यूअलिज्म है। ये मानता है कि दुनिया 2 मूल तत्वों से बनी है, पुरुष और प्रकृति। हाँ, और यहाँ पुरुष का मतलब कोई जेंडर नहीं है, बल्कि ये शुद्ध चेतना या आत्मा है, और प्रकृति का अर्थ है मटीरियल या मैटर। ये दर्शन कहता है कि सारा विकास इन्हीं दोनों के मिलने से होता है। और इसके ठीक विपरीत अगर हम वेदांत दर्शन को देखें, विशेषकर शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत को, तो वो मानता है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, सब कुछ एक ही है। और ये जो अलग अलग चीजें हमें दिखती है, ये सिर्फ माया है। अद्वैत का मतलब ही है जो 2 नहीं है। और इसी कड़ी में बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन भी आते हैं, जो वेदों की सत्ता को नहीं मानते, लेकिन उनका दार्शनिक आधार बहुत मजबूत है। बौद्ध दर्शन पूरी तरह से महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्यों पर टिका है कि दुनिया में दुख है, उस दुख का कोई कारण है, उस दुख को खत्म किया जा सकता है और उसे खत्म करने का एक मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित जैन दर्शन के अनेकांतवाद ने किया। इसका अर्थ है कि सत्य के कई पहलू होते हैं, कोई भी एक नजरिया पूरी तरह से अंतिम नहीं होता। अनेकांतवाद सच में बहुत प्रासंगिक है। इसे अक्सर उस पुरानी कहानी से समझाया जाता है जहां 6 अंधे लोग एक हाथी को छूकर समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, जिसने पूंछ पकड़ी उसे लगा हाथी रस्सी जैसा है, जिसने पैर पकड़ा उसे लगा हाथी खंबे जैसा है। वे सब अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन किसी के पास पूरा सच नहीं था। शिक्षा में अनेकांतवाद हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णु होना चाहिए और खुले दिमाग से सोचना चाहिए। इसके अलावा महर्षि पतंजलि का योग दर्शन भी है, जो केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि मन और शरीर को अनुशासित करने के लिए अष्टांग योग का एक पूरा मार्ग दिखाता है। ये तो हो गए हमारे प्राचीन दर्शन, लेकिन यूजीसी नेट के सिलेबस का एक बहुत बड़ा हिस्सा
आधुनिक भारतीय विचारकों पर भी केंद्रित है। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्राचीन भारतीय ज्ञान को आधुनिक दुनिया की जरूरतों के हिसाब से ढाला। नोट्स में स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और श्री अरबिंदो के शैक्षिक योगदान पर बहुत जोर दिया गया है। शुरुआत अगर विवेकानंद से करें तो उन्होंने नियो वेदांत या नव वेदांत का प्रचार किया। उनका शिक्षा के बारे में एक कोट बार बार परीक्षाओं में आता है। शिक्षा मनुष्य में पहले से ही मौजूद पूर्णता की अभिव्यक्ति है। एग्जैक्टली मतलब टीचर बाहर से बच्चे के दिमाग में कुछ नहीं डाल रहा है, ज्ञान पहले से ही अंदर है। शिक्षा का काम बस उस पर पड़ी धूल को हटाना और उसे बाहर लाना है। विवेकानंद का फोकस कैरेक्टर बिल्डिंग और मैन मेकिंग एजुकेशन पर था। वहीं अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर को देखें तो उनका नजरिया थोड़ा अलग था। टैगोर का दर्शन काफी हद तक प्रकृतिवाद या नेचुरलिज्म के करीब था। वे क्लासरूम की बंद दीवारों के सख्त खिलाफ थे। इसी विचार से उन्होंने शांति निकेतन और बाद में विश्व भारती की स्थापना की, जहां पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई होती थी। लेकिन रूसो के प्रकृतिवाद और टैगोर के प्रकृतिवाद में एक बड़ा फर्क था। टैगोर का प्रकृतिवाद एक आध्यात्मिक नींव पर खड़ा था। हाँ, वे केवल प्रकृति की बात नहीं करते थे, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीयतावाद की बात करते थे कि पूरी दुनिया एक घोंसले की तरह है। ये बहुत ही सुंदर विचार है। और जब हम महात्मा गांधी की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि उनका दर्शन सबसे ज्यादा जमीनी और प्रैक्टिकल था। गांधी जी का दर्शन प्रयोजनवाद और आदर्शवाद का एक बहुत ही शानदार मिश्रण था। उन्होंने नई तालीम या बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया। वे केवल दिमाग की पढ़ाई नहीं चाहते थे, उनका फोकस 3H पर था, हेड, हार्ट और हैंड। यानी दिमाग, दिल और हाथ। इसीलिए उन्होंने शिक्षा को हस्तशिल्प या हैंडीक्राफ्ट से जोड़ा, ताकि बच्चा चरखा चलाना, सूत काटना या खेती करना सीखे और आत्मनिर्भर बन सके। गांधी जी मानते थे कि शारीरिक श्रम के बिना बौद्धिक शिक्षा अधूरी है। और अंत में हमें श्री अरबिंदो के योगदान को नहीं भूलना चाहिए। अरबिंदो का दर्शन समग्र योग या इंटीग्रल योगा पर आधारित था। वे केवल एक अच्छी नौकरी पाने या समाज में सेटल होने के लिए शिक्षा की बात नहीं करते थे। उनका लक्ष्य बहुत ऊंचा था। उन्होंने अतिमानस या द सुपर माइंड की अवधारणा दी। उनका मानना था कि शिक्षा का काम मानव चेतना को उसके वर्तमान स्तर से उठाकर एक दिव्य स्तर तक ले जाना है, जहां हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पूरी तरह से एक साथ हो। सच में इन चारों भारतीय विचारकों ने शिक्षा को सिर्फ स्कूल की दीवारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे जीवन और चेतना के विकास से जोड़ दिया। अब हमने पश्चिमी और भारतीय दोनों दर्शनों को समझ लिया है। लेकिन जब परीक्षा कक्ष में बैठते हैं तो इन सारे भारी भरकम शब्दों के बीच कंफ्यूजन होना बहुत आम बात है। बिल्कुल, इसीलिए हमारी स्रोत सामग्री में कुछ बहुत ही बेहतरीन एग्जाम रूम हैक्स और कीवर्ड्स दिए गए हैं। तो चलिए एक छोटा सा गेम खेलते हैं। मैं कुछ कीवर्ड्स दूंगा और आपको बताना है कि एग्जाम में इसका सही जवाब कौन सा दर्शन होगा। तैयार हैं? बिल्कुल, चलिए इसे ट्राई करते हैं। ठीक है। अगर प्रश्न में मूल्य, आत्मा या शाश्वत सत्य जैसे शब्द आते हैं तो उत्तर क्या होगा? ये बहुत आसान है। जहां भी आत्मा और शाश्वत मूल्यों की बात हो, आपका उत्तर सीधा आदर्शवाद या आइडियलिज्म होना चाहिए। और अगर प्रश्न विज्ञान, इंद्रियों से ज्ञान या भौतिक वस्तुओं के इर्द गिर्द घूमता है, तब बिना सोचे यथार्थवाद या रियलिज्म पर टिक लगा दीजिए, क्योंकि वे साइंस और सेंसेस को ही सब कुछ मानते हैं। और अगर परीक्षा में स्वतंत्रता, मूल प्रवृत्ति या किताबों का विरोध लिखा हो, ये रूसो का इलाका है। इसका जवाब प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म होगा। क्या बात है। अगला कीवर्ड है उपयोगिता, सामाजिक दक्षता या प्रैक्टिकल एक्शन। विकल्प चुनाव की आजादी या चिंता जैसे शब्द दिखें। यह पूरी तरह से सार्त्र का अस्तित्ववाद या एग्जिस्टेंशियलिज्म है, जहां आपको अपनी कहानी खुद लिखनी है। ये सच में एक मास्टर चीट शीट है। इसके साथ ही नोट्स में कुछ बहुत ही अहम किताबों की लिस्ट भी हैं जो अक्सर परीक्षाओं में आती हैं। जैसे द रिपब्लिक के बारे में तो सब जानते हैं कि ये प्लेटो ने लिखी है, जहां से आदर्शवाद की नींव पड़ी। और उसी तरह आप रूसो की एमिल को इग्नोर नहीं कर सकते। इसी किताब ने चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का पूरा नैरेटिव सेट किया था। जॉन डीवी की डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन भी प्रयोजनवाद को समझने के लिए एक क्लासिक टेक्स्ट है। बिल्कुल। इसके अलावा जॉन लॉक की एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, जहां उन्होंने अपनी उस कोरी स्लेट का जिक्र किया था, और सार्थकी बीइंग ए नथिंगनेस। अगर भारतीय विचारकों की बात करें तो टैगोर की गीतांजलि और श्री अरबिंदो की द लाइफ डिवाइन वो किताबें हैं जिनके बारे में हर एस्पिरेंट को पता होना ही चाहिए। इन सभी विचारधाराओं, विचारकों और उनकी किताबों को समझना ही शैक्षिक दर्शन की असली नींव है।
अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का एक सार निकालें तो हमने देखा कि आदर्शवाद जहां मेटाफिजिक्स में विचारों को मानता है और शिक्षक को माली का दर्जा देता है, वहीं यथार्थवाद पदार्थ को सत्य मानता है और वैज्ञानिक तरीकों पर जोर देता है। प्रकृतिवाद ने हमें निषेधात्मक शिक्षा और खेल खेल में सीखने का सिद्धांत दिया। प्रयोजनवाद ने प्रोजेक्ट मेथड से शिक्षा को रोजमर्रा के जीवन में काम आने लायक बनाया। अस्तित्ववाद ने हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेना सिखाया। और हमारे भारतीय दर्शन ने, चाहे वो प्राचीन हो या आधुनिक विचारकों का हो, इस पूरे विमर्श में एक आध्यात्मिक और समग्र गहराई ला दी, जहां शिक्षा सिर्फ दिमाग की नहीं बल्कि पूरी चेतना की है। हमने प्राचीन यूनानी आदर्शों से लेकर अमेरिकी व्यवहारिकता और भारतीय आध्यात्मिक गहराई तक का एक बहुत ही शानदार सफर तय किया है। ये नोट्स केवल परीक्षा पास करने का टूल नहीं है, बल्कि ये हमें बताते हैं कि शिक्षा केवल सिलेबस रटने का नाम नहीं है। ये मन, आत्मा, समाज और प्रकृति को समझने का एक बहुत बड़ा कैनवास है। और इससे पहले कि हम इस चर्चा को यहीं रोकें, मैं इन सारे नोट्स और दार्शनिक सिद्धांतों से बाहर निकलकर लेकिन उन्हीं से जुड़ा हुआ एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगी जिस पर लोग खुद गहराई से सोच विचार कर सके। बिल्कुल, बताइए। आज हमने जॉन लॉक के यथार्थवाद में पढ़ा कि हम एक कोरी स्लेट के रूप में पैदा होते हैं जिस पर दुनिया अपना ज्ञान लिखती है, और हमने अस्तित्ववाद में पढ़ा कि हमें अपने चुनाव खुद करके अपनी पहचान, अपना सार खुद बनाना होता है। तो इसमें विरोधाभास कहाँ है? विरोधाभास आज के सिस्टम में सवाल ये उठता है कि आज की जो हमारी आधुनिक और मानकीकृत शिक्षा प्रणाली है, हमारा स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन सिस्टम, वो असल में क्या कर रहा है? क्या वो सच में एक व्यक्ति को अपनी अनोखी कहानी लिखने और अपना सार खुद तय करने की आजादी दे रहा है, या फिर वो बस दुनिया की हर कोरी स्लेट पर एक ही रटा रटाया सिलेबस छापने की कोशिश कर रहा है ताकि हर इंसान एक जैसा ही प्रोडक्ट बनकर बाहर निकले? वाह, यह सच में एक ऐसा सवाल है जो दिमाग को झकझोर देता है। क्या हम अपनी स्लेट खुद लिख रहे हैं या ये सिस्टम उस पे पहले से ही सब कुछ प्रिंट कर रहा है? क्या हम इंसान बन रहे हैं या सिर्फ एक मशीन का पुर्जा? इसी गहरे और आत्ममंथन वाले विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और सबसे अहम बात, अपने आसपास के सिस्टम से हमेशा नए सवाल पूछते रहिए। मिलेंगे अगली चर्चा में। आज के इस गहन अध्ययन में हम दर्शन शास्त्र के एक ऐसे मोड़ पर चर्चा करने वाले हैं जिसने मानव सोच की पूरी दिशा को ही पलट कर रख दिया। अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो सदियों से दार्शनिक बस बड़े बड़े और ब्रह्मांडीय सवाल ही तो पूछते आ रहे थे। बिल्कुल, जैसे इस पूरे ब्रह्मांड का अर्थ क्या है, या सत्य का अंतिम रूप क्या है, या फिर मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, जिसे हम पारंपरिक रूप से तत्वमीमांसा या मेटाफिजिक्स कहते हैं। हाँ, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में दर्शन शास्त्र में एक बहुत बड़ा वैचारिक भूकंप आया। आधुनिक विचारकों ने अचानक एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुन लिया। उन्होंने इन बड़े ब्रह्मांडीय सवालों को किनारे कर दिया और पूछना शुरू किया कि हम जो शब्द बोलते हैं उनका असल मतलब क्या है, और हम जो भी दावा कर रहे हैं उसे वैज्ञानिक या तार्किक रूप से कैसे सिद्ध किया जा सकता है। इस वैचारिक भूकंप की जड़ें उस समय के वैज्ञानिक विकास में गहराई से धंसी हुई थी। ब्रह्मांड के रहस्यों को गणित और प्रयोगों से सुलझा रहे थे, और दूसरी तरफ दार्शनिक अभी भी उन चीजों पर बहस कर रहे थे जिन्हें ना तो देखा जा सकता था और ना ही मापा जा सकता था। ऐसे में विचारकों के एक नए वर्ग को लगा कि दर्शन शास्त्र पीछे छूट रहा है। तो उन्होंने तय किया कि अब दर्शन शास्त्र का काम दुनिया के बारे में नए सिद्धांत बनाना नहीं होगा, बल्कि भाषा और विज्ञान के माध्यम से पहले से मौजूद ज्ञान को स्पष्ट करना होगा। और आज की हमारी चर्चा के स्रोत बहुत ही महत्वपूर्ण एकेडमिक नोट्स हैं। एकदम सही, जो कैंडिडेट्स उच्च शिक्षा परीक्षाओं जैसे कि यूजीसी नेट एजुकेशन, जेआरएफ और यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत अहम है। जी, उनके फर्स्ट यूनिट यानी फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लिए आज का ये विषय बहुत हाई यील्ड होने वाला है। आज हमारा मिशन दर्शन शास्त्र की 3 आधुनिक और जटिल अवधारणाओं को डिकोड करना है। तार्किक विश्लेषण यानी लॉजिकल एनालिसिस, तार्किक अनुभववाद यानी लॉजिकल एम्पिरिसिज्म और सकारात्मक सापेक्षवाद यानी पॉजिटिव रिलेटिविज्म। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तार्किक विश्लेषण से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इसमें तर्क और विश्लेषण की कोई बहुत बड़ी भूमिका है। इस विचारधारा का बुनियादी तर्क ये है कि दर्शन शास्त्र का मुख्य काम हवाई सिद्धांत गढ़ना नहीं है, बल्कि इसका काम एक सफाई कर्मचारी की तरह है।
एक सफाई कर्मचारी। हाँ, जिसे हमारी भाषा, हमारी अवधारणाओं और हमारे वाक्यों में जमी हुई अस्पष्टता की धूल को साफ करना है। बर्ट्रैंड रसल, जी.ई. मोर और शुरुआती लुडविग विटकिंस्टाइन जैसे विचारकों ने इस आंदोलन को आकार दिया। उनका तो स्पष्ट रूप से मानना था कि जिन बातों पर दार्शनिक पिछले 2000 सालों से सिर खपा रहे हैं, जैसे आत्मा का स्वरूप क्या है या परम सत्य क्या है, वो असल में कोई वास्तविक समस्याएं हैं ही नहीं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। उनका कहना था कि ये तथाकथित समस्याएं केवल हमारी भाषा के गलत और ढीले उपयोग के कारण पैदा हुए भ्रम हैं। मतलब भाषा के लापरवाह उपयोग के कारण। हाँ, अगर भाषा का तार्किक रूप से चीर फाड़ करके विश्लेषण किया जाए तो ये बड़ी बड़ी रहस्यमयी समस्याएं सुलझेंगी नहीं, बल्कि वे सिरे से गायब हो जाएंगी। ये दावा अपने आप में बहुत बड़ा है। मतलब समस्या बाहरी दुनिया या ब्रह्मांड में नहीं है, बल्कि उस भाषा के स्ट्रक्चर में है जिससे दुनिया का वर्णन किया जा रहा है। एकदम सही। इसे स्पष्ट करने के लिए एक बहुत ही सटीक उदाहरण है, जैसे वो वाक्य है ना, समय बहता है। हाँ, टाइम फ्लोज। पारंपरिक दार्शनिक तो इस बात पर भाली भरकम किताबें लिख सकते हैं कि समय आखिर क्या चीज है और ये एक नदी की तरह कैसे बहता है। और यहीं पर तार्किक विश्लेषण की उपयोगिता सामने आती है। एक विश्लेषक इस वाक्य को देखेगा और कहेगा कि बहना या फ्लोज एक क्रिया है जो मुख्य रूप से पानी जैसे तरल पदार्थों के लिए इस्तेमाल होती है। जुटुल। और जब इस क्रिया को समय जैसी अमूर्त अवधारणा के साथ जोड़ दिया जाता है तो ये व्याकरणिक रूप से एक बहुत बड़ी भूल बन जाती है। अच्छा, ये व्याकरणिक गलती अचेतन रूप से दिमाग को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि समय कोई भौतिक पदार्थ है जो सच में किसी दिशा में बह रहा है। अरे वाह! मतलब जैसे ही इस वाक्य के तर्क का विश्लेषण होता है और ये समझ आता है कि बहना केवल एक रूपक या मेटाफर है, वैसे ही समय की भौतिक रूप से बहने का वो रहस्य टूट जाता है। सही कहा। दर्शन शास्त्र को एक तरह से भाषा की एक थेरेपी या इलाज के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन अगर ये केवल भाषा की ही एक थेरेपी है, तो क्या ये असल दुनिया की ठोस समस्याओं से हमें दूर नहीं ले जाती? ऐसा लग सकता है। अगर इस सिद्धांत को एक क्लासरूम या शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में देखा जाए, तो वहाँ शब्दों के इस मायाजाल को सुलझाने का क्या व्यावहारिक असर होता है? इसका व्यावहारिक असर बहुत गहरा है और सीधे क्रिटिकल थिंकिंग से जुड़ा हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में ये विचारधारा इस बात पर जोर देती है कि किसी भी अवधारणा पर बहस शुरू करने से पहले उसे सटीक रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। जैसे क्लासरूम में अक्सर बुद्धिमत्ता या क्रिएटिविटी जैसे शब्दों पर लंबी बहसें होती हैं। बिल्कुल। या फिर अनुशासन शब्द को ही ले लीजिए। तार्किक विश्लेषण सिखाता है कि जब तक ये स्पष्ट न हो कि बुद्धिमत्ता से असल में तात्पर्य क्या है, क्या ये गणित के सवाल हल करने की क्षमता है या सामाजिक व्यवहार है, हाँ, तब तक कोई भी बहस निरर्थक है। इसके अलावा जब कोई ये सीख जाता है कि भाषा कैसे काम करती है, तो वो राजनेताओं के भाषणों या मीडिया के प्रोपोगंडा में छिपी अस्पष्टता को तुरंत पकड़ सकता है। ये तो दिमाग के लिए एक तरह का एंटीवायरस हो गया। एकदम सटीक तुलना है। तो भाषा के इस एंटीवायरस से आगे बढ़कर देखा जाए तो 1920 के दशक में ऑस्ट्रिया के अंदर कुछ और भी बड़ा पकड़ा था। हाँ, वियना शहर के कॉफी हाउसों की वो मशहूर चर्चाएं। क्यों? और दार्शनिकों का एक समूह इकट्ठा होना शुरू हुआ जिसे आज इतिहास में वियना सर्कल के नाम से जाना जाता है। और जो कैंडिडेट्स परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस हिस्से पर खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यूजीसी नेट और यूपीएचईएससी में यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं। इस समूह की महत्वाकांक्षा दर्शन शास्त्र को विज्ञान की तरह एकदम सटीक और ठोस बनाने की थी, और यहीं से जन्म हुआ तार्किक अनुभववाद या तार्किक प्रत्यक्षवाद का, जिसे लॉजिकल एम्पिरिसिज्म या पॉजिटिविज्म कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद के उस दौर में वियना सर्कल के विचारक, जिनमें मॉरिट्ज श्लिक, रुडोल्फ कार्नैप और एजे एयर जैसे नाम शामिल थे, जी, वे दुनिया को तर्क और विज्ञान की एक नई और मजबूत नींव पर खड़ा करना चाहते थे। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसने दर्शन शास्त्र की दुनिया में तहलका मचा दिया। इस सिद्धांत को द वेरिफिकेशन प्रिंसिपल या सत्यापन का सिद्धांत कहा जाता है। मतलब कोई भी कथन या वाक्य केवल तभी अर्थपूर्ण माना जाएगा जब उसे सही या गलत साबित करने का कोई स्पष्ट तरीका मौजूद हो। बिल्कुल। और किसी भी बात को साबित करने के केवल दो ही तरीके स्वीकार किए गए। इन दो तरीकों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने ज्ञान की परिभाषा ही बदल दी। पहला तरीका है विश्लेषणात्मक कथन या एनालिटिक स्टेटमेंट्स।
ये वे बातें हैं जो अपनी परिभाषा या आंतरिक तर्क के कारण ही सत्य होती हैं। जैसे गणित का समीकरण 2 और 2 4 होते हैं। या फिर ये कहला कि सभी कुंवारे अविवाहित होते हैं। सही कहा। इन बातों को सच साबित करने के लिए घर से बाहर जाकर दुनिया में कोई खोजबीन करने की जरूरत नहीं है। इनके शब्दों में ही इनका अर्थ और इनका सत्य पूरी तरह से छुपा हुआ है। और दूसरा पैमाना क्या है? दूसरा पैमाना है संश्लेषणात्मक कथन या सिंथेटिक स्टेटमेंट्स। ये वे कथन हैं जिन्हें वैज्ञानिक परीक्षण या इंद्रियों के अनुभव यानी देखकर, सुनकर या छूकर सत्य या असत्य साबित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है या सूरज पूर्व से उगता है। ये कथन अर्थपूर्ण है क्योंकि कोई भी व्यक्ति एक प्रयोगशाला में जा सकता है या दुनिया का अवलोकन कर सकता है और भौतिक रूप से माप कर इन्हें सत्यापित कर सकता है। मतलब ज्ञान को केवल इन्हीं 2 श्रेणियों तर्क और अनुभव में समेट दिया गया। जी बिल्कुल। यहीं से एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव शुरू होता है। अगर कोई कथन इन दोनों पैमानों पर खरा नहीं उतरता, यानी न तो वो गणित की तरह तर्क से सिद्ध हो सकता है और न ही विज्ञान की तरह इंद्रियों से मापा जा सकता है, तो तार्किक अनुभववादियों ने उसे सीधे तौर पर निरर्थक या मीनिंगलेस करार दिया। इसके आधार पर तो उन्होंने पूरी की पूरी तत्व मीमांसा को ही कूड़ेदान में डाल दिया। इस विचारधारा का ये सबसे आक्रामक और विवादास्पद हिस्सा था। उनका तर्क बहुत निर्मम था। अगर किसी दावे को वैज्ञानिक या तार्किक रूप से परखा नहीं जा सकता तो वो दावा झूठ नहीं है बल्कि वो अर्थहीन है। इसे एक उदाहरण से गहराई से समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई कहता है आज बाहर बारिश हो रही है। यह एक अर्थपूर्ण कथन है क्योंकि खिड़की से बाहर देखकर इसे तुरंत सत्यापित किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई दावा करता है मानव आत्मा अमर है या ब्रह्मांड को एक अदृश्य शक्ति चलाती है, तो तार्किक अनुभववादियों के लिए ये वाक्य केवल शब्दों का एक ऐसा समूह है जिसका कोई तथ्यात्मक अर्थ नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि नैतिकता या सही गलत से जुड़े सवाल भी निरर्थक हैं? जब कोई कहता है कि चोरी करना पाप है, तो क्या वो कोई तथ्य नहीं बता रहा है? तार्किक अनुभववाद के अनुसार बिल्कुल नहीं। आप आत्मा को किसी प्रयोगशाला में तौल नहीं सकते। आप माइक्रोस्कोप से ये नहीं देख सकते कि चोरी करना पाप है या नहीं। एजे एयर जैसे विचारकों ने इसे इमोटिविज्म का नाम दिया। इमोटिविज्म यानी भावनाओं से जुड़ा हुआ। जी, उनके अनुसार नैतिक कथन केवल हमारी भावनाओं की अभिव्यक्तियां हैं। जब कोई कहता है चोरी करना पाप है, तो वो ब्रह्मांड का कोई तथ्य नहीं बता रहा होता। वो केवल ये कह रहा होता है कि मुझे चोरी करना पसंद नहीं है। इसे बू हुर्रे सिद्धांत भी कहा गया ना? बिल्कुल, यानी जो पसंद नहीं उसे बू करना और जो पसंद है उसे हुर्रे कहना। ये भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन ये ज्ञान या सत्य नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तार्किक पेंच भी तो है। कैसा पेंच? अगर ये मान लिया जाए कि केवल वही कथन अर्थपूर्ण है जिन्हें वैज्ञानिक या तार्किक रूप से सिद्ध किया जा सके, तो क्या ये सत्यापन का सिद्धांत खुद विज्ञान या तर्क से सिद्ध हो सकता है? क्या कोई प्रयोगशाला है जहां ये सिद्ध किया जा सके कि केवल विज्ञान ही सत्य है? ये दर्शन शास्त्र के इतिहास का एक बहुत ही शानदार पलटवार है। इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमजोरी यही थी कि सत्यापन का सिद्धांत खुद अपने ही पैमाने पर खरा नहीं उतरता। ये न तो कोई गणितीय समीकरण है और न ही कोई वैज्ञानिक प्रयोग। ये खुद भी एक दार्शनिक या तत्व मीमांसक दावा ही है। अपनी इसी आंतरिक कमजोरी के कारण 20वीं सदी के अंत तक ये विचारधारा दर्शन शास्त्र के हलकों में कमजोर पड़ने लगी। कमजोर पड़ने के बावजूद इस सोच का समाज और विशेषकर हमारी शिक्षा प्रणाली पर जो असर पड़ा वो आज तक कायम है। बिल्कुल। आज पूरी दुनिया में शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो काफी हद तक इसी तार्किक अनुभववाद की ही देन है। आज स्टेम विषयों यानी विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये विषय सत्यापित किए जा सकने वाले तथ्यों पर आधारित हैं। कला, साहित्य या दर्शन शास्त्र की तुलना में इन्हें अधिक ठोस और उपयोगी ज्ञान माना जाने लगा है। मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र में भी इस विचारधारा ने व्यवहारवाद या बिहेवियरिज्म को जन्म दिया। व्यवहारवाद ने स्पष्ट कहा कि किसी अदृश्य मन, आत्मा या चेतना का अध्ययन करना छोड़ देना चाहिए क्योंकि उन्हें देखा या मापा नहीं जा सकता। इसके बजाय केवल उस व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे बाहर से देखा जा सकता है और जिसे मापा जा सकता है। इसी सोच ने आज की आधुनिक परीक्षा प्रणाली को जन्म दिया है। परीक्षाएं अत्यधिक वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव, मापने योग्य और मानकीकृत हो गई हैं। अगर किसी छात्र की योग्यता या बुद्धिमत्ता को नंबरों और ग्रेड्स में मापा नहीं जा सकता,
तो इस व्यवस्था के अनुसार उस योग्यता का कोई अर्थ ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इंसानी जीवन और समाज केवल नंबरों, ग्रेड्स और प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं रह सकता। समाज की अपनी एक जटिलता होती है। विज्ञान की इस अत्यधिक कठोरता और भावनाहीनता के खिलाफ भी एक प्रतिक्रिया होनी स्वाभाविक थी। और यहीं से हमारी चर्चा का तीसरा अहम हिस्सा शुरू होता है, सकारात्मक सापेक्षवाद यानी पॉजिटिव रिलेटिविज्म। यह अवधारणा विज्ञान की कठोर सीमाओं से बाहर निकलकर मानव समाज, इतिहास और संस्कृति की गतिशीलता की ओर देखती है। इसकी जड़ें जॉन डीवी के प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म और ज्ञान के समाजशास्त्र में गहराई से पनपी है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? यह अवधारणा सत्य को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। सापेक्षवाद का मूल विचार ये है कि सत्य, मूल्य और ज्ञान कोई ऐसी वस्तुएं नहीं है जो निरपेक्ष या एब्सोल्यूट हों या आसमान से उतरी हुई हों। कोई भी सत्य ऐसा नहीं होता जो हर युग और हर समाज के लिए एक समान रूप से लागू हो। इसके बजाय ज्ञान हमेशा उस विशेष संस्कृति, समय और सामाजिक परिस्थितियों के सापेक्ष होता है जो उसका निर्माण करती हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद समाज इतनी तेजी से बदल रहा था कि पुरानी सदियों के नियम और सत्य अब काम नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। वैसे सापेक्षवाद शब्द सुनते ही अक्सर एक गलतफहमी पैदा होती है। कैसी गलतफहमी? कई बार इसे नकारात्मक रूप में देखा जाता है, ये सोचकर कि अगर कोई परम सत्य है ही नहीं तो फिर कुछ भी मायने नहीं रखता, सब कुछ निरर्थक है। लेकिन यहाँ सकारात्मक या पॉजिटिव शब्द का जुड़ना पूरी कहानी बदल देता है। हाँ, नकारात्मक सापेक्षवाद इंसान को शून्यवाद या निराशा की ओर धकेलता है। वो ये मान लेता है कि जब कोई अंतिम सत्य नहीं है तो किसी भी मूल्य या नियम को मानने का क्या फायदा। लेकिन सकारात्मक सापेक्षवाद इसके बिल्कुल विपरीत है। यह स्वीकार करता है कि सत्य मानव निर्मित हैं और वे बदलती परिस्थितियों की उपज हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे बेकार या मनमाने हैं। मनुष्य अपने समाज की समस्याओं को हल करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर मिलकर बहुत ही सकारात्मक और उपयोगी सत्य गढ़ सकता है। मतलब हम ऐसे मूल्य और लोकतांत्रिक प्रणालियां बना सकते हैं जो वर्तमान समय में काम करें और समाज को आगे बढ़ाएं। एकदम सही। इसे समझने के लिए अनुशासन की अवधारणा का उदाहरण बहुत ही सटीक चित्र प्रस्तुत करता है। जी, अगर 19वीं सदी के किसी मिलिट्री स्कूल के माहौल पर विचार किया जाए तो उस समय अच्छे अनुशासन की परिभाषा क्या थी? क्लासरूम में पिन ड्रॉप साइलेंस होना, शिक्षक का आदेश बिना सोचे समझे मानना और बात न मानने पर शारीरिक दंड मिलना। उस समय के समाज और औद्योगिक ढांचे के हिसाब से वो सत्य था। लेकिन आज 21वीं सदी के किसी भी प्रगतिशील स्कूल में अच्छे अनुशासन का मतलब बिल्कुल बदल चुका है। आज आत्मनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन, आलोचनात्मक सोच और खुले संवाद को अच्छा अनुशासन माना जाता है। एक सकारात्मक सापेक्षवादी इन दोनों युगों के स्कूलों को देखकर ये फैसला नहीं सुनाएगा कि 19वीं सदी का अनुशासन परम गलत था और आज का अनुशासन परम सत्य है। उनका विश्लेषण ये होगा कि दोनों ही व्यवस्थाएं अपने अपने समय की सामाजिक जरूरतों के हिसाब से सत्य और उपयोगी थीं। अतीत के समाज को शायद वैसे ही आज्ञाकारी नागरिकों की जरूरत थी, लेकिन आज के ज्ञान आधारित और लोकतांत्रिक समाज को सवाल पूछने वाले और संवाद करने वाले नागरिकों की जरूरत है। सत्य समाज के साथ विकसित हुआ है। जी। जब ये मान लिया जाए कि सत्य कोई एक स्थिर पत्थर की लकीर नहीं है बल्कि एक बहती हुई नदी है, तो इसका शिक्षा व्यवस्था के ढांचे पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। और ये विचार पूरी तरह से बहुसांस्कृतिक शिक्षा यानी मल्टीकल्चरल एजुकेशन की वकालत करता है। ये बहुसांस्कृतिक शिक्षा का आधार ही है। ये विचार स्वीकार करता है कि दुनिया में ज्ञान प्राप्त करने और जीवन जीने के कई अलग-अलग और वैध तरीके मौजूद हैं। इसलिए किसी भी एक तथाकथित श्रेष्ठ या निरपेक्ष संस्कृति को सभी पर नहीं थोपा जा सकता। हर संस्कृति का अपना एक सापेक्ष सत्य होता है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। इसका सीधा असर पाठ्यक्रम या करिकुलम पर भी पड़ता है। पाठ्यक्रम को स्थिर नहीं होना चाहिए बल्कि इसे समाज की जरूरतों के साथ लगातार अपडेट और विकसित होते रहना चाहिए। जो तकनीक या ज्ञान आधी सदी पहले उपयोगी था, उसका आज के समाज में प्रासंगिक होना जरूरी नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि ये विचार क्लासरूम को एक लोकतांत्रिक जगह में बदल देता है, जहाँ सत्य पहले से तय करके ऊपर से नहीं थोपा जाता, बल्कि शिक्षक और छात्र मिलकर चर्चा, वाद विवाद और सहमति के माध्यम से नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस पूरी बौद्धिक यात्रा को अगर एक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये साफ नजर आता है
कि आधुनिक सोच ने कैसे कैसे पड़ाव पार किए हैं। जो कैंडिडेट्स परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तार्किक विश्लेषण ने हमें सिखाया कि ज्ञान तक पहुंचने के लिए सबसे पहले हमारी भाषा और हमारे शब्दों की सफाई जरूरी है, जिसका श्रेय रसेल और मोर को जाता है। फिर तार्किक अनुभववाद ने हमें विज्ञान और कठोर प्रयोगों की कसौटी दी, जिसने मापे जा सकने वाले तथ्यों को ही सत्य का दर्जा दिया और तत्व मीमांसा को खारिज कर दिया। ये वियना सर्कल की देन थी। और अंत में सकारात्मक सापेक्षवाद ने हमें वापस समाज की विविधता और मानवीय अनुभवों से जोड़ा, ये याद दिलाते हुए कि सत्य हमारे काम आने चाहिए और समय के साथ बदलने चाहिए, जो जॉन डीवी के विचारों से जुड़ा है। ये तीनों ही विचारधाराएं भले ही एक दूसरे से काफी अलग हों, लेकिन ये सभी इंसान की उस गहरी लालसा को दर्शाती हैं जहां वह इस जटिल दुनिया में अपने ज्ञान के लिए एक ठोस जमीन तलाश रहा है। चाहे वो जमीन व्याकरण की हो, विज्ञान की हो या फिर सामाजिक उपयोगिता की हो। बिल्कुल। ये एक ऐसी चर्चा है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती, खासकर तब जब हम इसे आज के परिदृश्य में रखकर देखते हैं। ये विचार करने वाली बात है कि आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हम एक ऐसे डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां मशीनें हमारी सोच का एक बड़ा हिस्सा बनती जा रही हैं। एआई हमारी भाषा को गढ़ रहा है, लेख लिख रहा है और कविताएं बना रहा है। जो एक समय तार्किक विश्लेषण का क्षेत्र था, ये भारी भरकम वैज्ञानिक डेटा और एल्गोरिदम्स पर काम कर रहा है, जो तार्किक अनुभववाद की कसौटी थी। और ये हर इंसान को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से एक अलग कस्टम सच्चाई दिखा रहा है, जो सापेक्षवाद का एक नया और शायद थोड़ा डरावना रूप है। ऐसे में एक गहरा सवाल ये उभरता है कि भविष्य में हमारा सत्य किसके सापेक्ष होगा? क्या सत्य अब हमारी मानवीय संस्कृति और समाज के सापेक्ष रहेगा, या फिर ये पूरी तरह से इन मशीनी एल्गोरिदम्स के सापेक्ष हो जाएगा? जब ज्ञान का निर्माण इंसान के बजाय मशीनें करने लगेंगी, तो सत्य को परिभाषित करने की शक्ति किसके पास होगी? ये निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जो बहुत ही गहरे विचार की मांग करता है। बिल्कुल। आज के इस बौद्धिक सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे ही गहन विषयों को डिकोड करते रहेंगे।